हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम लोग मिश्र धातुएं पढ़ेंगे। ठीक है, मिश्र धातुओं की क्या विशेषता होती है। तो अपने अव्ययी धातुओं से प्रायः अधिक कठोर होता है। अपने अव्ययी धातुओं से मिश्र धातु क्या होता है, जो मेन धातु होता है उससे अधिक कठोर होता है। ठीक है, जो अव्ययी धातुओं से प्रायः क्या होता है, कठोर होता है। अपने अव्ययी धातुओं की अपेक्षा अधिक संक्षारण रोधी होता है। ठीक है, इसमें गलनांक शुद्ध अव्ययी धातुओं की तुलना में प्रायः कम होता है। ठीक है, तो मिश्र धातु के बारे में हमने ये जाना कि जो अव्ययी धातु होते हैं, जो अपने अव्ययी धातुओं से मिश्र धातु क्या होती है, अधिक कठोर होती है, उससे अपेक्षाकृत अधिक संक्षारण रोधी होती हैं। और गलनांक जो होता है ना, जो शुद्ध क्या होता है, शुद्ध धातु होते हैं उनसे प्रायः कम होते हैं गलनांक। ठीक है, मिश्र धातु किस प्रकार के मिश्रण होते हैं, तो समांगी मिश्रण होते हैं। मिश्र धातु जो होती है, कौन सा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होती है। पीतल, तांबा, स्टील और ब्रांज में कौन सी मिश्र धातुएं हैं, तो पीतल, स्टील और ब्रांज। ठीक है, तांबा नहीं है, जबकि तांबा एक मिश्र धातु नहीं है बल्कि धातु है। यह मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्था में प्राप्त होने वाली धातु होती है। ठीक है, जबकि तांबा जो होता है ना, मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद में है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ता या पारद की, जिंक की। ठीक है, जस्ता अथवा यसद लेपन होता है। तो गैल्वेनाइजेशन में जो होता है ना, कौन, जस्ता का। जस्तेदार लोहे में जंग क्यों नहीं लगती, क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीजन की क्षमता पाई जाती है, ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में है कि किस पदार्थ के संयोग से निसंकलन इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अनुचुंबकीय हो जाता है। तो किस पदार्थ के संयोग से इस्पात जो होता है ना, अनुचुंबकीय हो जाता है, तो इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील, निकेल के कारण। ठीक है, स्टील की कठोरता हेतु इस्पात में क्या मिलाए जाते हैं, तो कार्बन। स्टील की कठोरता हेतु इस्पात में क्या इस्तेमाल करते हैं, तो कार्बन। इस्पात में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता है। ठीक है, तो इस्पात में यानी कि लोहा में जो होता है ना, लोहा स्टील में की कठोरता हेतु इस्पात में क्या मिलाते हैं, तो लोहा में हम क्या मिलाते हैं, इस्पात में तो कार्बन मिलाते हैं। ठीक है, जितना अधिक कार्बन उतना अधिक कठोर। धब्बा रहित लोहे यानी कि स्टेनलेस स्टील के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो क्रोमियम होती है। धब्बा रहित लोहे यानी कि स्टेनलेस स्टील में के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील क्या है, तो एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार हैरी ब्रियरली ने किया है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का निर्माण किसने किया है, तो हैरी ब्रियरली ने किया है। हैरी ब्रियरली ने किया है। ठीक है, ब्रियरली ने किया है। स्टेनलेस स्टील में आयरन कितना होता है, 89% होती है। ठीक है, आयरन 89% होते हैं, 10% क्रोमियम होता है। तो स्टेनलेस स्टील में एक तो लोहा होगा, लोहा यानी कि आयरन एफ जो होता है ना, तो लोहा कितना होता है, 89%, क्रोमियम 10% होता है। मैग्नीज जो होता है ना, 0.35% होता है। कार्बन 0.25 और निकेल 0.8% होता है। ठीक है, तो इसमें स्टेनलेस स्टील में एक तो क्रोमियम होगा, आयरन 89%, क्रोमियम जो होता है ना, क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35%, कार्बन 0.25 और निकेल 0.8% होता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है। तो स्टील में जो कार्बन होता है ना, 0.1 से लेकर के 2% तक होता है। स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, 0.1 से लेकर के 0.1 से लेकर के जो होता है ना 2% तक होता है आपका स्टील में कार्बन। इस्पात स्लैग क्या है, तो इस्पात निर्माण एवं इस्पात शोधन प्रक्रिया का उत्पाद यानी कि उत्पाद है, जिसमें आयरन के अलावा कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीज, फॉस्फेट इत्यादि भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस्पात स्लैग क्या होता है, तो इस्पात स्लैब होता क्या है, तो इस्पात स्लैब जो होता है ना, वह होता है इस्पात स्लैग इस्पात निर्माण एवं इस्पात शोधन प्रक्रियाओं का उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट है, जिसमें आयरन के अलावा कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीज और फॉस्फेट इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, इस्पात स्लैग किसके लिए आधार सामग्री हो सकता है, तो इस्पात स्लैग जो होता है किसके लिए आधार सामग्री हो सकता है, तो आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा में सुधार के लिए तथा सीमेंट के उत्पाद में। ठीक है, तो इस्पात स्लैग का प्रयोग हम किसके लिए आधार सामग्री हो सकता है इस्पात स्लैग, तो सड़क के निर्माण में, कृषि मृदा के सुधार में और सीमेंट के उत्पाद में। ठीक है, किस धातु से बनी मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज या रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में किया जाता है, एल्युमिनियम। किस धातु से बने
मिश्र धातु का उपयोग, किस धातु से बने मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज व रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में किया जाता है? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के मिश्र धातुएं, उनके अनुप्रयोग, मैग्नेलियम। एल्युमिनियम की मिश्र धातु जो होता है ना, एक मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम में एल्युमिनियम जो होता है ना 96% होता है। मैग्नीशियम में जो होता है ना एल्युमिनियम कितना होता है? 96% होता है। और मैग्नीशियम जो होता है ना 4% होता है। वायुयान के निर्माण में जो होता है ना मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम होता है। मैग्नीशियम 4% होता है, ठीक है। उसके बाद में ड्यूरेलियन होता है। ड्यूरेलुमिन होता है। ड्यूरेलुमिन में जो होता है ना कॉपर 4% तथा मैग्नीशियम 0.6%, उसके बाद मैंगनीज 0.6% तथा सिलिकॉन 0.4% होता है। यानी कि ड्यूरेल्यूमिन में एल्युमिनियम 95% होता है। ड्यूरेल्यूमिन में जो होता है ना एल्युमिनियम 95% होता है, कॉपर 4% होता है, मैग्नीशियम 0.6%, मैंगनीज 0.6%, उसके बाद में सिलिकॉन 0.4%। प्रेशर कुकर, वायुयान निर्माण तथा जहाज के निर्माण में ड्यूरेल्यूमिन का प्रयोग है। ड्यूरेल्यूमिन जो होता है ना एक हमने मैग्नीशियम पढ़ा, तो मैग्नीशियम वायुयान में होता है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम का है। ड्यूरेल्यूमिन में जो होता है ना 95% एल्युमिनियम होता है, कॉपर 4%, मैंगनीज 0.6 में उसके बाद मैग्नीशियम 0.6 तथा सिलिकॉन 0.6। प्रेशर कुकर, वायुयान निर्माण तथा जहाज निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में एल्युमिनियम ब्रॉन्ज होता है। तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में कॉपर 99%, एल्युमिनियम 10% होता है, ठीक है। बर्तन, मुद्रा व आभूषण के निर्माण में एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज होगा तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में क्या होता है? तो कॉपर, तांबा 98% होता है, ठीक है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में जो होता है ना कॉपर 90% तथा एल्युमिनियम मात्र 10% होता है। इसके बर्तन, मुद्रा तथा आभूषण बनाने में एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का प्रयोग किया जाता है। अमलगम, ठीक है। अमलगम की एक अनिवार्य धातु कौन सी होती है? तो पारा होती है। अमलगम की कौन सी एक अनिवार्य धातु है? तो पारा। जब पारा किसी धातु से मिलकर के मिश्र धातु बनाती है तो उसे अमलगम कहते हैं, ठीक है। जब पारा किसी धातु से मिलकर के मिश्र धातु बनाता है तो उसे क्या कहेंगे? अमलगम कहते हैं, ओके। क्या लोहा अमलगम बनाता है? नहीं, क्योंकि लोहा पारद के साथ नहीं मिलता है। लोहा जो होता है ना पारा के साथ नहीं मिलता है, तो इसलिए लोहा अमलगम नहीं बनाता है। दांतों की कैविटी भरने के लिए किस अमलगम पर? चांदी और पारा, ठीक है, पारद का। दांतों की कैविटी भरने के लिए किस अमलगम का प्रयोग किया जाता है? तो चांदी और पारद का। 1 और 2 रुपये के सिक्के किस मिश्रण से बनते हैं? तो फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से। फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से। 1 या 2 रुपये के सिक्के जो होता है ना किस मिश्रण से बने होते हैं? तो फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। किससे? तो फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से। जर्मन सिल्वर में चांदी कितने प्रतिशत होता है? 0% होता है, क्योंकि जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल से बना होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है ना जर्मन से जिंक और कॉपर और निकेल। जर्मन से जो होता है ना जर्मन में सिल्वर में जो होता है ना तांबा, निकेल और जिंक। कॉपर, तांबा और निकेल, कॉपर, तांबा और निकेल, कॉपर, जिंक और निकेल, कॉपर, जिंक और निकेल से बनता है जर्मन सिल्वर। उसके बाद में धातु के टुकड़ों को जोड़ने के लिए किस में से धातु का प्रयोग करते हैं? यानी टाका। तो टीन और शीशा होता है। सोल्डर में जो होता है ना टीन और शीशा। सोल्डर में कौन होता है? टीन और शीशा होता है। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर व गन मेटल में से किस मिश्र धातु में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो कांसा में। कांसा में तांबा 88% होता है। कांसा में जो होता है ना कांसा में कितना प्रतिशत होता है तांबा? तो 88% होता है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों के ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो टीन की। जो होता है ना क्या कह रहा है? तो ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो टीन की, ठीक है। पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु विद्यमान होती है? तो तांबा होती है। तांबा जो होता है ना पीतल में भी है, कांसा में भी है और जर्मन सिल्वर में भी है, ठीक है। धातुओं से संबंधित सही तथ्य। पीतल जो होता है ना तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क। मैग्नेटाइट जो होता है आयरन का मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है। उसके बाद में पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, ठीक है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है, ओके। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन
सल्फाइड, किसकी उपस्थिति के कारण जो होता है ना पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं सामान्य मिश्र धातुएं, उनके घटक तथा अनुप्रयोग। सामान्य मिश्र धातुएं, उनके घटक और अनुप्रयोग। ठीक है, मिश्र धातु, अव्यय घटक और उपयोग। पीतल में तांबा और जस्ता का मेल है, 7.3% होता है पीतल में तांबा और जस्ता। बर्तन तथा मूर्तियाँ बनाने में पीतल का प्रयोग करेंगे। पीतल का प्रयोग किस में करते हैं? पीतल के बर्तन होता है और मूर्तियाँ बनाने में। तो पीतल में तांबा और जस्ता 70% जो तांबा होता है, जस्ता 30% होता है। कांसा में तांबा और टीन होता है। कांसा में जो होता है ना, कांसा में क्या होता है? तांबा और टीन होता है। तो 88% जो होता है ना, क्या होता है? कांसा होता है बर्तन तथा मूर्तियाँ बनाने में। कांसा में तांबा कितना होता है? तो कांसा में तांबा जो होता है ना 88% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 88% होता है। ठीक है, उसके बाद में है डच मेटल। डच मेटल में कॉपर जो होता है ना, तांबा जो है ना 80% होता है। डच मेटल में तांबा और जिंक है। ठीक है, तांबा और जस्ता। ठीक है, देखिए तो पीतल और डच मेटल दोनों जो होता है ना, दोनों तांबा और जस्ता से बने हुए हैं। तो मशीनों के पुर्जे बनाने में और सस्ते आभूषण बनाने में डच मेटल का प्रयोग करेंगे। डच मेटल का किस में प्रयोग करेंगे? तो मशीन का पुर्जा तथा जो सस्ता आभूषण बनते हैं डच मेटल का बने, तांबा और जस्ता का, जिसमें तांबा 80% होता है, जस्ता 20% होता है। पीतल में जो होता है तांबा 70% होता है। गन मेटल, तांबा, टीन और जिंक। ठीक है, गन मेटल में जो होता है ना, गन मेटल, डच मेटल हमने पढ़ा। गन मेटल में जो भी तांबा होता है, एक कांसा होता है 88% और 12% तांबा जस्ता। और इसके बाद में गन मेटल में 88% तांबा होगा, 12% जो होता है ना आपका जो होता है ना टीन 10% तथा जिंक 2%। बंदूक और मशीनों के पुर्जों के निर्माण में, बंदूक और मशीनों के पुर्जाने में गन मेटल होता है। गन मेटल में जिंक कितना प्रतिशत होता है? 2% होता है। तांबा, टीन और जिंक होता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल। तांबा, जस्ता, निकेल होता है जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और जर्मन सिल्वर। तांबा 50%, तांबा, जस्ता जो होता है ना, निकेल मात्र 15% होता है। निकेल 15% होता है। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता, निकेल होता है 50, 35 तथा 15 बर्तन और मूर्तियों बनाने में। मूंज मेटल क्या है? मूंज मेटल में जो होता है ना तांबा 60% तथा जिंक, तांबा और जिंक है। मूंज मेटल क्या है? तांबा और जिंक। ठीक है, मूंज में जो तांबा और जिंक होता है, जिंक और तांबा होता है, तांबा और जिंक है। मूंज मेटल क्या है? तो तांबा और जिंक है, 60-40 का मिश्रण होता है। जहाज रानी उद्योग में मूंज मेटल का प्रयोग करेंगे। कांस्टैल्टन क्या है? कांस्टैल्टन क्या है? तो तांबा और निकेल का तार बनाने में। कांस्टैल्टन क्या है? तो कांस्टैल्टन जो होता है ना, किसका मिश्रण होता है? कांस्टैल्टन में तांबा और निकेल होता है। कांस्टैल्टन में तांबा निकेल है, तो तार बनाने में 60-40 के मिश्रण होता है। कृत्रिम सोना, तांबा एल्युमिनियम होता है आभूषण तथा मूर्तियों के निर्माण में। कृत्रिम सोना जो होता है ना, जिसमें एल्युमिनियम होता है और तांबा और एल्युमिनियम होता है। तांबा 90%, एल्युमिनियम 10% होता है कृत्रिम सोना में जो होता है ना, तांबा 90% तथा 10% एल्युमिनियम होता है। मुद्रा धातु में तांबा, टीन और मुद्रा बनाने में भी इसका प्रयोग करेंगे। मुद्रा धातु में हो जाता है ना कॉपर, तांबा 95% होता है, कॉपर 95% होता है। उसके बाद में आपका टीन जो होता है ना 4% होता है। ठीक है, कॉपर, तांबा 95% आपका मुद्रा धातु में। उसके बाद में हो जाता है टीन होता है। ठीक है, कौन होता है? टीन होता है। ओके, और एक होता है पी 2% होता है। ठीक है, तो रेडियो और एरियल बनाने में अरे भगवान, सॉरी, मुद्रा धातु में जो होता है ना कॉपर 95%, उसके बाद में सेंटीन 4% तथा फॉस्फोरस जो होता है ना 1% होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना मुद्रा बनाने में प्रयोग करेंगे। फॉस्फोर ब्रॉन्ज क्या है? तो इसमें भी तांबा 85% होता है, टीन 12% तथा फॉस्फोरस पी जो होता है 2%। रेडियो और एरियल बनाने में इसका प्रयोग करेंगे। फॉस्फोर बॉन्ड जो होता है ना इसका प्रयोग हम फॉस्फोर ब्रॉन्ज जो होता है ना तांबा टीन तथा फॉस्फोर। ठीक है, तो ये 2% होता है। उसके बाद नाइक्रोम में निकेल होता है, लोहा होता है। नाइक्रोम में निकेल और लोहा। निकेल 59% हो जाएगा, 22% लोहा हो जाएगा। निकेल, लोहा, क्रोमियम जो होता है ना 8 से 13% होता है क्रोमियम। ठीक है, उसके बाद में कार्बन होता है 0.2 से 1%।
उसके बाद में मैग्नीज, जिंक, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीज, जिंक तथा सिलिकॉन डाइऑक्साइड विद्युत तापन अव्ययमान है नाइक्रोम के तार। नाइक्रोम में जो होता है ना निकेल, क्रोमियम, नाइक्रोम में निकेल हो जाएगा लगभग 59%। उसके बाद में लोहा होता है नाइक्रोम में कितना प्रतिशत होता है, तो 22% होता है। क्रोमियम होता है 8 से 10%, ठीक है। उसके बाद में कार्बन होता है 0.2 से 1% तक। मैग्नीज होता है, मैग्नीज प्लस जिंक प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड 1 से 2% होते हैं, ठीक है। उसके बाद में सोल्डर में आपका तांबा और शीशा होता है। सोल्डर में क्या होता है, तांबा और शीशा। पीबी होता है ना लेड, यानी कि 68%। तांबा 32% होता है। तांबा कितना होता है, तो 32% होता है, ठीक है। तो सोल्डर यानी कि सोल्डर में जो होता है ना शीशा और टीन होता है। सोल्डर में शीशा टीन 68-32% होता है, ठीक है। धातुओं को जोड़ने में करेंगे। एल्निको क्या है, एल्निको में जो होता है ना स्टील 50, चुंबक के निर्माण में एल्निको का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चुंबक के निर्माण में एल्निको का प्रयोग किया जाता है। स्टील 50%, एल्युमिनियम 20%, निकेल 20% तथा कोबाल्ट 10% होता है। स्टील 50, एल्युमिनियम 20, निकेल 20 तथा कोबाल्ट 10। स्टील, एल्युमिनियम, निकेल तथा कोबाल्ट मिलकर बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। लोहा, क्रोमियम, निकेल तथा कार्बन, ठीक है। लोहा जो होता है ना 73% होता है। स्टेनलेस स्टील में जो होता है ना लोहा, क्रोमियम, निकेल तथा कार्बन होता है। कार्बन 1%, लोहा, क्रोमियम 18%, लोहा 73% तथा निकेल 8% होता है, ठीक है। 73, 18 निकेल, लोहा 73, निकेल 8%, ठीक है। मोटरसाइकिल तथा बर्तन में करेंगे, ठीक है। मैग्नीज स्टील में मैग्नीज तथा एफी होता है। मैग्नीज स्टील में क्या होता है, तो मैग्नीज में जो होता है ना मैग्नीज 14% तथा ये लोहा 80 से 85% होता है। तिजोरियों, रेल की पटरियाँ, पिसने व कूटने की मशीन, तिजोरियाँ हो जाएगा, रेल की पटरियाँ हो जाएगा, ये सब जो होता है ना मैग्नीज स्टील से बनाया जाता है। मैग्नीज स्टील से बनाया जाता है। तो इसमें जो होता है ना मैग्नीज 14% तथा लोहा आपका 85% होता है, 85-86%। क्रोमियम स्टील क्या हो जाएगा, क्रोमियम में क्रोमियम 2.4% होता है। कार्बन 1.5%, एफी 90 से 95% होता है। काटने वाले औजार और गोलियां आदि क्रोमियम स्टील से बनाते हैं। क्रोमियम स्टील से जो होता है काटने वाले औजार और गोलियां बनाते हैं। जैसे 90% जो होता है ना 90 से 95% तक का होता है। लोहा होता है क्रोमियम स्टील में क्रोमियम और क्रोमियम होता है आपका लगभग 2.5% और कार्बन जो होता है ना 1.5%। निकेल स्टील में जो होता है ना निकेल जो होता है ना 3.5% होता है। निकेल स्टील में जो होता है ना निकेल 3.5%, कार्बन 1.5% तथा एफी 90 से 95%। बिजली के तार के और कोच के बिजली के तार बनाने में तथा कोच बनाने में निकल स्टील का प्रयोग करते हैं, ठीक है। टंगस्टन स्टील में क्रोमियम 10%, कार्बन 0 से 25% तक होता है। उसके बाद में मैग्नीज 0.35%। उसके बाद में लोहा 85 से 95% तक होता है। शल्य चिकित्सा के उपकरण में टंगस्टन स्टील का प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम, कार्बन, मैग्नीज और लोहा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम ईंधन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ईंधन क्या है, ठोस, द्रव और गैस ईंधन में से कौन सा ईंधन सबसे अच्छा होता है, तो गैसीय ईंधन, क्योंकि इससे प्राप्त ऊष्मा व्यर्थ नहीं होती है, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस में सबसे अच्छा ईंधन कौन है, गैस है, ठीक है। उसके बाद में ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है, ऊष्मा की वह मात्रा जो ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है, ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है, ठीक है। ईंधन के कैलोरी मान की मात्रा क्या होती है, तो किलोजूल पर केजी होता है। ईंधन के कैलोरी मान की क्या इकाई होती है, तो ईंधन के कैलोरी मान की क्या होता है, किलोजूल पर केजी होता है। ईंधन का ऊष्मीय मान क्या कहलाता है, तो ऊष्मा की वह मात्रा जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है, ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है, ठीक है। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, तो हाइड्रोजन का। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, तो हाइड्रोजन, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है। विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान, गोबर के उपले में का ऊष्मा मान कितना है, किलोजूल पर केजी होता है। ऊष्मा जो होता है ना किलोजूल पर केजी होता है। तो गोबर के उपले का 6000 से 8000 ऊष्मीय मान होता है। 6000 से 8000 कितना होता है, तो गोबर के उपले का 6 से 8000 जो होता है ना आपका ऊष्मीय मान होता है। लकड़ी का जो होता है ना 17 से 22 हज़ार, 17 से 22 हज़ार लकड़ी का। गोबर के उपले, उसके बाद में लकड़ी 17 से 22, उसके बाद में 25 से 33 कोयला, 25 से 33 कोयला होता है। उसके बाद में पेट्रोल 45,000 ऊष्मीय मान होता है। 45,000 मिट्टी के तेल, 45,000 पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल,
ठीक है। पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल जो होता है ना 45,000 आपका उसमें ये मान होता है। गोबर के उबले का 6 से 8,000, उसके बाद में लकड़ी का 17 से 22 और कोयला का 25 से 33,000 होता है। उसके बाद में है मीथेन का, मीथेन सीएनजी और मीथेन और सीएनजी का, मीथेन और सीएनजी का 50,000, मीथेन और सीएनजी का कितना होता है 50,000 होता है। उसके बाद एलपीजी का 55,000, ठीक है। एक किलो जूल पर केजी होता है, किलो जूल पर केजी होता है। 50,000 मीथेन का हो जाएगा, सीएनजी का 50,000, एलपीजी का 55,000 और 1.5 लाख हाइड्रोजन का होता है। 1.5 लाख कितना 1.5 लाख जो होता है ना किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। ओके। ज्वलन ताप क्या होता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, ठीक है। ज्वलन ताप वो होता है यानी इग्निशन टेम्परेचर वो होता है जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है। दहन कैसी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दहन कैसी है, तो दहन कैसी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दहन कैसी अभिक्रिया है, तो दहन जो होता है ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है। प्रमुख दहन और उनकी अभिक्रियाएं, ठीक है। एक द्रुत दहन होता है, द्रुत दहन होता है माचिस की तिल्ली का जलना, पटाखे का फूटना और पटाखे का फूटना, ये सब द्रुत दहन है, ठीक है। द्रुत दहन कौन से है, तो द्रुत दहन जो होता है माचिस की तिल्ली का जलना और पटाखे का फूटना, ये द्रुत दहन है। मंद दहन होता है श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया कौन है, श्वसन की क्रिया जो होता है ना मंद दहन होती है श्वसन की क्रिया। स्वतः दहन होता है फास्फोरस का जलना। फास्फोरस का जलना क्या होता है, स्वतः दहन होता है। विस्फोट पटाखों पर बम का फूटना, पटाखों और बम का फूटना जो होता है ना विस्फोट होता है। पटाखों और बम का फूटना जो होता है, पटाखों का फूटना और बम का फूटना जो होता है ना विस्फोट होता है। स्वतः दहन फास्फोरस का जलना, मंद दहन जो होता है ना श्वसन की क्रिया, तथा माचिस की तीली का जलना, पटाखों का फूटना द्रुत दहन है, ठीक है। रॉकेट ईंधन को क्या कहते हैं, तो रॉकेट ईंधन को क्या कहते हैं, तो प्रणोदक कहते हैं, ठीक है। रॉकेट ईंधन को क्या कहेंगे, तो प्रणोदक कहेंगे। प्रोपेलेंट्स जो होता है ना रॉकेट ईंधन को क्या कहते हैं, प्रणोदक कहते हैं। वैसे ईंधन जिनके जलने पर अत्यधिक मात्रा में गैस व ऊर्जा उत्पन्न होती है, वैसा ईंधन जिनके जलने पर अत्यधिक मात्रा में गैस और ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा दहन के फलस्वरूप कोई अवशेष नहीं बचता है, और दहन के फलस्वरूप कोई अवशेष नहीं बचता है, उसे प्रणोदक कहा जाता है। कोल गैस, उसके बाद में चारकोल व पेट्रोलियम में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है, तो पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है, ठीक है। उसके बाद में कोयला, पेट्रोल, डीजल वो प्राकृतिक गैस में से कौन स्वच्छतम ईंधन है, तो प्राकृतिक गैस है, ठीक है। कौन सा जीवाश्म ईंधन है, तो प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन कौन सा है, तो प्राकृतिक गैस है। कोयला, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस में, ठीक है, कौन स्वच्छतम ईंधन है, तो प्राकृतिक गैस है। कौन सा जीवाश्म ईंधन है, तो प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो आपका मीथेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है कि कोयले से संबंधित सही तथ्य। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा व पारद अंतर्विष्ट होते हैं। कोयले की राख में आर्सेनिक होता है, सीसा होता है तथा पारद वाष्प होता है, पारद अंतर्विष्ट होता है, ठीक है। कोयले से संबंधित सही तथ्य है कि कोयले की राख में आर्सेनिक मिलता है, सीसा तथा पारद होता है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। कोयला जो होता है ना विद्युत संयंत्र पर्यावरण में, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है ना उत्सर्जित करते हैं। भारतीय कोयले में राख की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। भारतीय कोयले में जो होता है ना राख की मात्रा क्या होती है, अत्यधिक पाई जाती है। किन खनिज को ब्रीड सनराइज के नाम से जाना जाता है, कोयला को ब्रीड सनराइज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस खनिज को ब्रीड सनराइज के नाम से जाना जाता है, तो ब्रीड सनराइज के नाम से हम किसे जानते हैं, तो कोयला को। किस गैस का ईंधन मान अधिकतम होता है, तो हाइड्रोजन का अधिकतम मान होता है, ठीक। घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली बायोगैस या गोबर गैस कौन है, मीथेन होता है। यह गैस अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है जिसके कारण इसे मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है। मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वोल्टा था, एलेसेंड्रो वोल्टा। मीथेन गैस को किस नाम से जाना जाता है, मार्स गैस के। बायोगैस में मुख्य संगठक कौन है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बायोगैस के मुख्य संगठक कौन से हैं, कौन सी गैसें होती हैं, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो किण्वन प्रक्रिया होती है, ठीक है। बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो एलेसेंड्रो वोल्टा जो था, एलेसेंड्रो वोल्टा था मीथेन गैस को अलग करने वाला, ठीक है। उसके बाद में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया है, तो डॉक्टर एस बी देसाई ने 1941 से 42 में, ठीक है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया, तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार जो होता है ना
आपका एस बी देसाई ने 1941 से 42 में एस बी देसाई ने किया है। लिक्विड पेट्रोलियम एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मिश्रण अव्यय कौन कौन से हैं? तो आपका लिक्विड पेट्रोल एलपीजी में जो होता है ना, एलपीजी में कौन कौन से मिश्रण होते हैं? तो ब्यूटेन, प्रोपेन तथा इथेन का मिश्रण होता है। इसका मुख्य अव्यय घटक ब्यूटेन होता है। ठीक है, एलपीजी में मुख्य अव्ययी घटक कौन है? ब्यूटेन है। ब्यूटेन, प्रोपेन तथा इथेन। ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन। इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन। ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन होता है, लेकिन मुख्य घटक कौन है? ब्यूटेन होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस व बायोगैस से संबंधित सही तथ्य है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक प्रोपेन व ब्यूटेन होता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक, तरलीकृत जो होता है ना पेट्रोलियम, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। बायोगैस में उपस्थित मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, बायोगैस में उपस्थित जो मीथेन होता है घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जाती है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? क्योंकि एलपीजी सिलेंडरों में गैस तरल अवस्था में होता है। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर में जो गैस होता है तरल अवस्था में होता है। इसके कारण दाब मापक यंत्रों को लगाने पर एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो तरल होता है तो गैस की मात्रा को कैसे दिखाएंगे? सीएनजी, सीएनजी का जो होता है ना कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। खाना पकाने वाली एलपीजी की आपूर्ति किस तरल रूप में होती है? तरल अवस्था में होती है। ठीक है, एलपीजी संबंधित सही तथ्य, द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिससे विशेष रूप से में अभिकल्पित पात्रों में इसका संग्रहण अथवा परिवहन सुधार्य हो सके। देखिए, एलपीजी से संबंधित सही तथ्य है कि द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप पर तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुधार हो सके। भारत में प्रथम एलपीजी टर्मिनल दाहेज, गुजरात में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम एलपीजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम एलपीजी टर्मिनल दाहेज यानी कि गुजरात में स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद में है कि बायोडीजल किन पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो बायोडीजल किन पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो कैनोला, जैट्रोफा तथा सैलिकॉर्निया पौधे से। कैनोला, जैट्रोफा बायोडीजल किन पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो बायोडीजल किन पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो कैनोला से, जैट्रोफा से तथा सैलिकॉर्निया। कैनोला, जैट्रोफा तथा सैलिकॉर्निया से। गैसोहॉल में किसका मिश्रण होता है? तो गैसोलीन का और इथेनॉल का मिश्रण होता है। ठीक है, गैसोहॉल में इथेनॉल तथा गैसोलीन का होता है। गैसोलीन होता है पेट्रोल तथा इथेनॉल एथिल अल्कोहल होता है। गैसोहॉल में गैसोलीन तथा इथेनॉल, गैसोहॉल में किसका मिश्रण होता है? तो गैसोहॉल तथा इथेनॉल का मिश्रण होता है। शीशा रहित पेट्रोलियम 90% और इथेनॉल 10% होता है। शीशा रहित पेट्रोलियम 10% और इथेनॉल 10%। एथिल अल्कोहल हो जाएगा। अब पेट्रोल होता है गैसोलीन। गैसोहॉल में गैसोलीन तथा एथिनॉल होता है। 90% पेट्रोल शीशा रहित होता है और इथेनॉल 10% होता है। गैसोहॉल में एल्कोहल क्यों मिलाते हैं? क्योंकि इसमें पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है। गैसोहॉल में एल्कोहल हम 10% जो मिलाते हैं, तो गैसोहॉल में एल्कोहल मिलाने की इथाइल अल्कोहल जो होता है ना, एथिल अल्कोहल, इथेनॉल जो होता है क्या मिलाते हैं? तो उसे ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए। ठीक है, पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए। ईंधन से संबंधित सही तथ्य, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस क्या है? जीवाश्म ईंधन। क्या है? जीवाश्म ईंधन है। गैसोहॉल गैसोलीन तथा इथेनॉल का मिश्रण होता है। ठीक है, गैसोहॉल जो होता है ना, गैसोहॉल किसका होता है? गैसोलीन तथा इथेनॉल, गैसोलीन तथा इथेनॉल का मिश्रण होता है। भूतापीय ऊर्जा एवं एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा क्या है? अपारंपरिक स्रोत है। गोबर गैस के मुख्यतः मीथेन में होती है। गोबर गैस किस में होती है? मीथेन होती है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होती है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक जो होता है ना, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता की माप की जाती है? तो पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या से किसकी गुणवत्ता की माप की जाती है? पेट्रोल की। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए कौन सा द्रव मिलाया जाता है? तो टेट्राएथिलेट, TEL व BTX यानी कि बेंजेंट टैलिन जाइलिन। ठीक है, टैलिन BTX यानी कि टेट्राइथाइलेट जो होता है ना, TEL टेट्राइथाइलेट
कार के इंजन में एंटी नॉकिंग जो होता है ना, तो नॉकिंग से बचने के लिए, एंटी नॉकिंग के लिए कौन सा द्रव मिलाया जाता है, तो आपका ट्राई एथिल लेड होता है, टेट्रा एथाइल लेड TEL तथा BTX होता है ना, बेंजेंग टैलिन जाइलिन, बेंजिक टैलिन जाइलिन होता है। ठीक है, टेथिल एथिल लेड पेट्रोलियम में क्यों मिलाया जाता है, ठीक है, तो पेट्रोल की एंटी नॉकिंग रेटिंग दर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। टेट्रा एथिलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, तो टेट्रा एथिलेट जो होता है ना पेट्रोल में मिलाने के लिए, एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ा देने के लिए, अपस्फोटन की दर बढ़ाने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रति माह के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल का। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में, ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल का C2H6O2 का प्रयोग किया जाता है। सीटेन संख्या किसके गुना था, डीजल का। ठीक है, सीटेन संख्या किसकी था, डीजल का। पेट्रोल के लिए ऑक्टेन और सीटेन डीजल के लिए, सीटेन किसके लिए, डीजल के लिए होता है। डीजल इंजन में कौन सी ईंधन प्रयुक्त होती है, डीजल की वाष्प और वायु। डीजल इंजन में कौन सी ईंधन प्रयुक्त होती है, तो डीजल की वाष्प और वायु। डीजल इंजन में कौन सी ईंधन प्रयुक्त होती है, तो डीजल की वाष्प और वायु होती है। ठीक है, भारी वाहन में डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यह भारी बोझ को खींचने के लिए अत्यधिक शक्ति प्रदान करे। भारी वाहन में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यह उच्च क्षमता को खींचने के लिए अत्यधिक शक्ति प्रदान कर सके। ठीक है, उसके बाद में है कि मोटर कारों के नए मॉडलों की कौन सी विशेषताएं होती है। ठीक है, तो रेडियल टायर, इसके घर्षण बल कम लगता है और गाड़ी की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। रेडियल टायर, मोटर कारों के नए मॉडलों में एक रेडियल टायर आया है। रेडियल टायर क्या होता है, तो इससे घर्षण बल कम लगता है। रेडियल टायर में घर्षण बल कम लगता है और गाड़ी की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। उसके बाद में बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप, ईंधन कम खर्च होता है। बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप होता है जिससे ईंधन कम खर्च होता है। उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित, यानी गाड़ी को गर्म होने से बचाती है। उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित हो जाएगा। तो कौन कौन से हैं, तो मोटर कार के नए मॉडलों में एक रेडियल टायर है जो घर्षण को कम लगता है। उसके बाद बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप, उसके बाद उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित। ठीक है, भारत में कौन सा पदार्थ बहुयता रूप से पाया जाता है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, तो हाइड्राइड। भारत में कौन सा पदार्थ बहुतायत रूप में पाया जाता है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, तो हाइड्राइड होता है। शैवाल आधारित जैव ईंधनों के उत्पादन की विकासशील राष्ट्रों में क्या संभावना है। शैवाल आधारित जैव ईंधनों के उत्पादन की विकासशील राष्ट्रों में क्या संभावनाएं है। ठीक है, तो शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन समुद्रों और महाद्वीप दोनों में संभव है। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन जो होता है ना, समुद्र से और महाद्वीप दोनों से संभव है। इन ईंधनों के यानी कि शैवाल ईंधनों के उत्पादन एवं अभियांत्रिकी कार्य हेतु उच्च स्तरीय विशेषज्ञता की जरूरत होती है। साथ ही अधिक उत्पादन के लिए नवाचार हेतु विज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद में है कि दुर्बल निवेश स्थिति वाले विकासशील देशों में इस प्रकार के ईंधन का उत्पादन कठिन है, क्योंकि इस कार्य हेतु अधिक पूंजी निवेश की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो शैवाल का जो ईंधन आधारित जो होता है बनाने के लिए जो कम यानी जो विकासशील देश हैं, दुर्लभ निवेश स्थिति वाला, तो वो नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें अधिक पूंजी निवेश की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे गैसीय ईंधनों के मिश्रण और उनके लक्षण। ठीक है, गैस ईंधन, कोल गैस क्या है, तो कोल गैस जो होता है ना, यह हाइड्रोजन 55%, मीथेन 30%, कार्बन मोनोऑक्साइड 4%, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 3% तथा अज्वलनशील अशुद्धियाँ 8% होता है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन जो होता है ना 55%, ठीक है, मीथेन जो होता है ना मीथेन 30% होता है। ठीक है, उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो होता है ना कितने 4%, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 3% और अज्वलनशील अशुद्धियाँ 8% होती है कोल गैस में। तो कोल गैस में हम कहेंगे हाइड्रोजन भी है, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अज्वलनशील अशुद्धियाँ। ठीक है, इसका लक्षण क्या है, यह गैस कोयले के भंजन
द्वारा बनाया जाता है। कोयला के भंजक आसवन द्वारा कोल गैस का निर्माण होता है। कोल गैस का निर्माण कैसे होता है? तो कोयले के भंजक आसवन द्वारा। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। यह वायु के साथ क्या होती है? विस्फोटक मिश्रण बनाती है। यह रंगहीन व विशेष गंध वाली होती है। यह दहनशील गैस है। यह क्या होती है? यह रंगहीन और विशेष गंध वाली जो गैस होती है यह दहनशील गैस है। ठीक है। भाप अंगार गैस, वाटर गैस, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस भाप अंगार गैस क्या होता है? तो हाइड्रोजन, भाप अंगार गैस में जो होता है ना 49% हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो अन्य 4.5% होता है। ठीक है। इस गैस से अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। भाप अंगार गैस से क्या होती है? इसमें हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना 45% है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होती है। ठीक है। तो यानी कि H है, उसके बाद में प्लस CO है, प्लस जो होता है ना कितना हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। CO2 के हर 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45%, 4.5% होगा। तो इस गैस से अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसका कैलोरी मान प्रोड्यूसर गैस से अधिक होता है। भाप अंगार गैस जो होता है ना, यानी कि वायु अंगार गैस से भाप अंगार गैस जो होता है ना, वाटर गैस जो होता है ना आपका, इसका कैलोरी मान जो होता है ना प्रोड्यूसर गैस से भी अधिक होता है। हाइड्रोजन गैस व मिथाइल अल्कोहल बनाने में काम आती है। हाइड्रोजन गैस को और मिथाइल अल्कोहल बनाने में भाप अंगार गैस का जो होता है ना काम आती है। ठीक है। उसके बाद में वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस में जो होता है नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है भाप। उसके बाद में आपके वायु अंगार गैस में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना 30% तथा नाइट्रोजन जो होता है ना 60% होता है। नाइट्रोजन 60% और अन्य 10% होगा। वायु अंगार गैस में नाइट्रोजन 30% जो होता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसके कैलोरी मान अन्य ईंधनों की तुलना में कम होता है। ठीक है। तो वायु अंगार गैस जो होता है ना प्रोड्यूसर गैस में जो होता है ना इसका कैलोरी मान जो होता है ना कम होता है, और प्रोड्यूसर मान वाटर गैस का जो होता है ना बहुत अधिक होता है कैलोरी मान। यह सस्ता ईंधन है जो जलकर उच्च ताप देता है। यह सस्ता ईंधन है। ठीक है। वायु अंगार गैस क्या है? सस्ता ईंधन है जो उच्च ताप देता है। कांच के निर्माण व धातु निष्कर्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कांच के निर्माण में तथा धातु के निष्कर्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। तेल गैस, ठीक है। तेल गैस जो होता है ना मिट्टी के तेल या पेट्रोलियम के भंजक आसवन क्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। मिट्टी का तेल या पेट्रोलियम के भंजक आसवन द्वारा जो होता है ना तेल गैस का निर्माण होता है। यह सरल संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ठीक है। यह सरल संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है, जैसे कि मीथेन, एसिटिलीन, इथिलीन इत्यादि। मीथेन, एसिटिलीन और इथिलीन, मीथेन, इथिलीन और एसिटिलीन का होता है ऑयल गैस। ठीक है। उसके बाद में पेट्रोल गैस, वायु तथा पेट्रोल वाष्प का मिश्रण होता है। पेट्रोल गैस क्या होता है? वायु और पेट्रोल का मिश्रण होता है। यह गैस पेट्रोल के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। किससे होता है? भंजक आसवन से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस जो होता है ना मीथेन और इथेन होता है। नेचुरल गैस में मीथेन जो होता है ना 83% तथा 616% जो होता है ना इथेन होता है। मीथेन और इथेन, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस में जो होता है ना मीथेन और इथेन होता है। मीथेन 83%, इथेन 16%। इस गैस का प्रधान अव्यय मीथेन गैस है, CH4 है। कृत्रिम उर्वरकों के कृत्रिम उर्वरकों के उत्पादन में काम आता है प्राकृतिक गैस। ठीक है। कृत्रिम उर्वरकों के उत्पादन में काम आता है प्रकृति से। एक जैविक गैस कौन सी है? तो एथिलीन डाइक्लोराइड। एक जैविक गैस कौन सी है? तो एक जैविक गैस जो होती है ना एथिलीन डाइक्लोराइड होती है। एक जैविक गैस कौन है? तो एक जैविक गैस जो होता है ना एथिलीन डाइक्लोराइड होता है। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन या सल्फर के ऑक्साइड को क्या कहलाते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड होता है। जीवाश्म ईंधनों के जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है। ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विशाल गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ईंधन के जो अपूर्ण दहन है उससे कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है ना निकलता है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन ऑक्साइड निकलता है। हाइड्रोजन ऑक्साइड निकलता है H2O यानी कि पानी। तो हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल निकलता है। ठीक है। मानव निर्मित पदार्थ सीमेंट। मानव निर्मित पदार्थ क्या है? सीमेंट के बारे में देखेंगे तो पोर्टलैंड सीमेंट की खोज जोसेफ ऑस्टिन ने 1824 में की थी। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज सर्वप्रथम किसने किया है?
तो पोर्टलैंड सीमेंट की खोज होता है ना सर्वप्रथम जोसेफ आस्पिडिन ने 1824 में किया था। सीमेंट किसका मिश्रण होता है? तो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का। सीमेंट किसका मिश्रण होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट तथा कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है। सीमेंट में किसके ऑक्साइड मिले होते हैं? तो चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है। सीमेंट में किसके ऑक्साइड मिले होते हैं? तो चूना का। सीमेंट में किसके ऑक्साइड होता है? चूना का, सिलिका का, एल्यूमिना, चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशिया, आयरन और सल्फर। ठीक है। चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सल्फर का। ठीक है। सीमेंट के संघटक कौन कौन से हैं? ठीक है। तक CaO। ठीक है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड 60 से 70% होते हैं। सीमेंट के संघटन में CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना 60 से 70%। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है 20 से 25%। उसके बाद में Al2O3 जो होता है ना, अल्मुनियम सिलिकेट जो होता है ना, और आपका सिलिकेट। ठीक है। तो 5 से 10% और 2 से 3%। Al2O3 तथा Fe2O3, Al2O3 और Fe2O3 2 से 3% होता है। तो ठीक है। तो CaO 60 से 70%, SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है ना अपने का 20 से 25%, Al2O3 अल्मोनियम सिलिकेट तथा फेरसल्फेट 5 से 10 और 2 से 3% होता है। सीमेंट में किसकी मात्रा अधिक होने पर जमने से दरारें पड़ जाती है? तो चूना की मात्रा अधिक होने पर। ठीक है। सीमेंट में किसकी मात्रा अधिक होने पर जमते समय दरारें पड़ जाती है? तो चूना अधिक होगा तो दरारें पड़ जाएगी। सीमेंट में किसकी मात्रा अधिक होने पर वह शीघ्र जमता है? तो एल्यूमिना की मात्रा होने पर। ठीक है। एल्यूमिना की मात्रा। सिलिका क्या होता है? तो क्वार्टज होता है। सिलिका क्या होता है? तो सिलिका जो होता है ना क्वार्टज होता है। सिलिका क्वार्टज होता है। तो सीमेंट में किसकी मात्रा अधिक होने पर वह जमने में दरारें पड़ जाती है? तो चूना के अधिक। सीमेंट में किसकी मात्रा अधिक होने पर वह सीधे जम जाता है? तो एल्यूमिना का। सिलिका क्या होता है? तो क्वार्टज होता है। कौन सा संयोजन अभिक्रिया का कारण नहीं है? तो चूना पत्थर का गर्म होना। कौन सा संयोजन अभिक्रिया का कारण नहीं है? तो कौन सा संयोजन अभिक्रिया यानी जोड़ने की अभिक्रिया का नहीं, चूना पत्थर का गर्म होना। ठीक है। सीमेंट के जमने की दर कौन घटाता है? तो जिप्सम। ठीक है। सीमेंट की ये जमने की दर अगर तेज़ी से जम रहा है तो उसमें एल्यूमिना है, और उसके जमने की दर को घटाएगा जिप्सम। ठीक है। क्या मिलाएगा? सीमेंट के जमने की दर को कौन घटाता है? तो जिप्सम घटाता है, जिप्सम घटाता है। ठीक है। कांच। कांच का निर्माण प्राचीन काल में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। कांच का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो प्राचीन काल में कांच का निर्माण मिस्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मिस्र में हुआ था। कांच किस प्रकार का मिश्रण है? कांच किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। यह विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शक या अल्प पारदर्शक मिश्रण होता है, न कि यौगिक होता है। यह मिश्रण है। कांच किस प्रकार का मिश्रण है? तो कांच जो होता है ना समांगी मिश्रण होता है। यह विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शक या अल्प पारदर्शक मिश्रण होता है। ठीक है। ओके। आगे देखते हैं। कांच को धीरे धीरे ठंडा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनिलीकरण जो होता है ना, एनेलिंग कहलाती है। कांच के धीरे धीरे ठंडा होने की प्रक्रिया अनिलीकरण कहलाएगी, और कांच के अतिशीघ्र ठंडा होने की प्रक्रिया जो होती है ना क्वेंचीकरण कहलाएगी। क्वेंचीकरण। देखिए अगर कांच बहुत जल्दी से ठंडा हो गया तो उसे हम क्वेंचीकरण कहेंगे। क्वेंचीकरण कहेंगे जब कांच बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसे अनिलीकरण कहेंगे। कांच को क्या कहा जाता है? तो अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। कांच को क्या कहा जाता है? तो सुपर कूल्ड आपका लिक्विड कहा जाता है। ओके। यानी कि अतिशीतित द्रव कहा जाता है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो सिलिका। कांच का सबसे महत्वपूर्ण तत्व सिलिका होता है। ठीक है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सिलिका है। सिलिका यह सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट यानी कि Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट इत्यादि का मिश्रण होता है। ठीक है। सिलिका जो होता है ना कांच का सबसे महत्वपूर्ण तत्व सिलिका होता है। ठीक है। यह जो होता है ना यह सिलिका सोडियम सिलिकेट तथा कैल्शियम सिलिकेट इत्यादि का मिश्रण होता है। ठीक है। सोडियम सिलिकेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। सोडियम सिलिकेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का। ओके। फोटोक्रोमेटिक कांच तीव्र प्रकाश में किस कारण काला हो जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। फोटोक्रोमेटिक कांच जो होता है ना आपका तीव्र प्रकाश में काला हो जाता है। क्यों? फोटोक्रोमेटिक कांच जो होता है ना तीव्र प्रकाश में किस कारण काला हो जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड के कारण। किसके कारण होता है? तो सिल्वर क्लोराइड के कारण काला हो जाता है। ठीक है।
सर्वोच्च श्रेणी का कौन सा कांच होता है? तो सर्वोच्च श्रेणी का कांच जो होता है ना जेना कांच होता है। यह जिंक तथा बेरियम बोरोसिलिकेट का मिश्रण होता है। बेरियम बोरोसिलिकेट का, जिंक तथा बेरियम बोरोसिलिकेट का जो सर्वोच्च श्रेणी का कांच कौन होता है? जेना होता है। सर्वोच्च श्रेणी का कौन सा कांच होता है? तो सर्वोच्च श्रेणी का कांच जो होता है ना जेना होता है। जेना जो होता है ना जेना जिंक तथा बेरियम बोरोसिलिकेट है। जेना जो होता है ना बेरियम बोरोसिलिकेट तथा जिंक का मिश्रण होता है। कांच में कठोरता किसके कारण होती है? तो पोटेशियम क्लोराइड के कारण। ठीक है, तो KCl2 जो होता है ना क्लोराइड, कांच में कठोरता किसके कारण होती है? तो पोटेशियम क्लोराइड के कारण कांच में कठोरता होती है। ओके, कांच से संबंधित सही तथ्य। कांच की न तो किसी प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना होती है और न ही उसका कोई निश्चित गलनांक होता है। ठीक है, कांच का न तो किसी प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना होती है, कांच की न तो किसी प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना होती है और न ही उसका कोई निश्चित गलनांक होता है। कांच का कोई निश्चित रासायनिक संगठक या सूत्र नहीं होता है, क्योंकि कांच एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, प्रमुख कांच और उसके संगठन तथा उपयोग। सोडा कांच या मृदु कांच। सोडा कांच या मृदु कांच जो होता है ना सोडियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बनाए जाते हैं। ठीक है, सोडा कांच को सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा सिलिका से बनाए जाते हैं। ठीक है, सिलिका तो सब में रहेगा, तो सोडियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट। सोडा कांच जो होता है ना, सोडा कांच जो या मृदु कांच जो होता है ना, उस कैल्शियम या मैग्नीशियम के से कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का बना होता है। ट्यूबलाइट, बोतल व दैनिक प्रयोग के बर्तनों में। ट्यूबलाइट तथा बोतलों में जो होता है ना, बोतल के निर्माण में आपका सोडा कांच और मृदु कांच का प्रयोग है। फिलंट कांच। फिलंट कांच में सोडियम, पोटेशियम और लेड सिलिकेटों का मिश्रण होता है। सोडियम, पोटेशियम तथा लेड के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। ठीक है, फिलंट कांच जो होता है ना, फिलंट कांच में जो होता है ना आपका सोडियम पोटेशियम तथा आपका लेड। सोडियम पोटेशियम तथा फिलंट कांच में जो होता है ना सोडियम पोटेशियम तथा लेड के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। बिजली के बल्ब बनाने में फिलंट कांच, कैमरे के लेंस बनाने में और दूरबीन। बिजली का बल्ब, उसके बाद में कैमरे का लेंस तथा दूरबीन। बिजली का बल्ब, कैमरे का लेंस तथा दूरबीन बनाने में फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है। फिलंट कांच में जो होता है ना सोडियम में पोटेशियम और लेड का सिलिकेट होता है। क्रूक्स कांच जो होता है ना, क्रूक्स कांच जो होता है ना चश्मा के लेंस बनाने में। क्रूक्स कांच का प्रयोग करेंगे चश्मा, धूप चश्मा के लिए। ठीक है, इसमें सीरियम ऑक्साइड व सिलिका होता है। क्रूक्स कांच बनाने के लिए सीरियम ऑक्साइड, क्रूक्स कांच बनाने के लिए सीरियम ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण होता है। सीरियम ऑक्साइड और सिलिका का चश्मों के लेंस में। क्राउन कांच, क्राउन में पोटेशियम और बेरियम के ऑक्साइड होते हैं। चश्मा के लेंस, क्राउन कांच का भी प्रयोग करेंगे चश्मा के लेंस में पोटेशियम और बेरियम के ऑक्साइड। क्राउन कांच में पोटेशियम और बेरियम के ऑक्साइड होते हैं। पोटास कांच, पोटास में पोटेशियम कैल्शियम के कार्बोनेट। ठीक है, पोटास में पोटेशियम और कैल्शियम, पोटास और पोटेशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट होते हैं। कांच के बर्तन वो प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। पोटास कांच का प्रयोग हम किसमें? कांच के बर्तन व प्रयोगशाला के उपकरण में करते हैं। ठीक है, उसके बाद पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच जो होता है ना, पायरेक्स कांच जो होता है ना बेरियम और सोडियम के सिलिकेट। पायरेक्स कांच का जो बनाया जाता है बेरियम और सोडियम के आपका सिलिकेट से बनाया जाता है। पायरेक्स कांच जो होता है ना बेरियम और सोडियम के सिलिकेट से बनाया जाता है। प्रयोगशाला के उपकरण और फार्मास्यूटिकल के पात्र में बनाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला के उपकरण व फार्मास्यूटिकल पात्र में प्रयोग किया जाता है पायरेक्स कांच का बेरियम और सोडियम के सिलिकेट का। सीसा क्रिस्टलन कांच, सीसा क्रिस्टलन कांच जो होता है ना, सीसा क्रिस्टलन कांच जो होता है ना पोटेशियम कार्बोनेट और लेड ऑक्साइड का बनता है। महंगे कांच पात्र होते हैं। ठीक है, महंगे कांच के पात्र बनाने में सीसा क्रिस्टलन कांच का प्रयोग किया जाता है। सीसा क्रिस्टलन कांच का पोटेशियम कार्बोनेट और लेड ऑक्साइड का बनता है। ठीक है, जो मैंने कांच के रंग देने वाले पदार्थ। गहरा नीला जो होता है ना कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच का रंग गहरा नीला जो होता है ना कांच होगा, गहरा नीला किसके कारण होता है? कोबाल्ट आपका ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? आपका कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है गहरा नीला। उसके बाद में हरा, सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। हरा जो होता है ना सोडियम क्रोमेट, कांच का हरा रंग किसके कारण होता है? आपका सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। नारंगी लाल होता है ना सेलेनियम ऑक्साइड के कारण। नारंगी लाल किसके कारण होता है? नारंगी लाल जो होता है ना, नारंगी लाल सेलेनियम ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद में है प्रतिदीप्तिशील पीला फेरिक्लोन और सोडियम यूरेनेट के कारण होता है। प्रतिदीप्तिशील पीला जो होता है ना, प्रतिदीप्तिशील पीला जो होता है ना फेरिक्लोन और सोडियम यूरेनेट के कारण होता है। फेरिक्लोन तथा सोडियम यूरेनेट के कारण होता है। रूबी जैसा लाल होता है गोल्ड क्लोराइड या
पर्पिल ऑफ कासियस। रूबी जैसा लाल होता है ना, रूबी जैसा लाल होगा, रूबी जैसा लाल होता है गोल्ड क्लोराइड या पर्पिल ऑफ कासियस, गोल्ड क्लोराइड या पर्पिल ऑफ कासियस, ठीक है, पर्पिल ऑफ कासियस या गोल्ड क्लोराइड। उसके बाद में चटक लाल होता है क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण। चटक लाल कैसे होगा, तो क्यूप्रस जो होता है ना ऑक्साइड के कारण होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण। हरा और हरा पीला, हरा रंग पोटेशियम डाइक्रोमेनेट, हरा और जो होता है ना हरा पीला जो होगा, हरा और हरा पीला जो होता है ना पोटेशियम डाइक्रोमेनेट के कारण होता है, ठीक है। नींबू जैसा पीला होगा कैडमियम सल्फाइड, नींबू जैसा पीला होगा कैडमियम सल्फाइड से, ठीक है, नींबू जैसा पीला होगा कैडमियम सल्फाइड। तथा कहरुआ, कहरुआ कार्बन की तरह, कहरुआ किसकी तरह होता है, तो कहरुआ जो होता है ना कार्बन की तरह होता है, कहरुआ कार्बन की तरह होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर, उर्वरक, उर्वरक जो होता है ना किसे कहते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है उर्वरक कहलाता है, जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है मृदा कहलाता उर्वरक कहलाता है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर और खाद में क्या अंतर है, यानी कि आपका मिनरल्स, उर्वरक एक अकार्बनिक लौन होता है, मिनरल्स उर्वरक क्या होता है यानी कि फर्टिलाइजर क्या होता है, एक अकार्बनिक लौन होता है जिसमें कृत्रिम विधि से निर्मित करते हैं, जिसे कृत्रिम विधि द्वारा निर्मित किया जाता है, या अकार्बनिक लौन होता है, अकार्बनिक लौन होता है उर्वरक। जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो मानव अपशिष्ट गोबर व पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन खाद जो होता है ना, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो मानव के अवशिष्ट गोबर, मानव अपशिष्ट या गोबर या पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है, जबकि खाद से ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है, जबकि खाद से ह्यूमस मिलता है। उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे कि एनपीके, ठीक है, आपका एनपीके जो नाइट्रोजन हो जाएगा, उसके बाद में फास्फोरस हो जाएगा और पोटेशियम जो हो जाएगा, प्रचुरता में होते हैं। उर्वरक में जो होता है एनपीके जो होता है ना, एनपीके प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि खाद में पादप पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तत्व जो होते हैं एनपीके की कमी होती है, तुलनात्मक रूप से एनपीके कम होते हैं खाद में, और उर्वरक में एनपीके ज़्यादा होते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, किस में रूप में लेते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। कृषि में नाइट्रोजनीकरण उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो मिट्टी का अत्यधिक अम्लीय हो जाता है, ठीक है। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के यानी एनपीके अधिक देने पर क्या होगा, तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी। भूम जल की नैसर्गिकता नाइट्रोजन के निष्काक्षलन यानी कि लिंचिंग से नष्ट हो जाता है। भूम जल की नैसर्गिकता नाइट्रोजन के निक्षालन से नष्ट हो जाता है। जल में अन्य खनिजों का अत्यधिक पाया जाना यानी कि यूट्रोफिकेशन होता है, जल में अन्य खनिजों का अत्यधिक पाया जाना, ठीक है, यूट्रोफिकेशन हो जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। गेहूं की खेती में किस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन के उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यूरिया कैसा उर्वरक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया कैसा उर्वरक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक होता है। यूरिया कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो 46% होता है। यूरिया में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, CHNO, ठीक है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। यूरिया में कौन सा तो तत्व उपस्थित होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, CH, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। यूरिया का रासायनिक समीकरण क्या होता है, CuNH2, उसके बाद में NH2, ठीक है, NH2 होता है, यानी कि NH2 CuNH2 या CuNH2 का होल ट्वाइस, CuNH2 का होल ट्वाइस होता है। कार्बामाइड के नाम से किसे जाना जाता है, यूरिया को कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है। कार्बामाइड के नाम से हम यूरिया को जानते हैं, कार्बामाइड के नाम से यूरिया को जाना जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, तो एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है ना, किस रूप में होता है, तो एमाइड के रूप में होता है। नाइट्रोजन किस रूप में होता है, एमाइड के रूप में। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु कितनी यूरिया की आवश्यकता होती है, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए, 1 kg नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए 2.2 kg यूरिया की आवश्यकता होगी, ठीक है। दीर्घ स्तर पर यूरिया का उत्पादन किन तत्वों के संयोग से होता है, तो द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से, ठीक है। दीर्घ स्तर पर यूरिया का उत्पादन किन तत्वों के संयोग से होता है, तो आपका द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से। फसलों में आपका पर्णीय छिड़काव के लिए कौन सा उपयुक्त उर्वरक है, यूरिया, ठीक है। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए कौन सा उपयुक्त है, तो यूरिया होता है। भारत में
रासायनिक उर्वरकों से संबंधित सही तथ्य। वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार द्वारा संचालित है, जो सरकार द्वारा नियंत्रित है। वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार द्वारा संचालित है, जो सरकार द्वारा नियंत्रित है। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है, वो प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। अमोनिया किससे प्राप्त होता है? प्राकृतिक गैस से। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, यह तेल शोधन कारखानों से उत्पन्न होता है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस जो बनाया जाता है, सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, यह तेल शोधन कारखानों से उत्पाद होता है। तेल शोधन कारखाना से उत्पाद होता है। ठीक है। उसके बाद में है कि भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया यानी कि नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहन कर रही है? क्योंकि नीम आलोपित यूरिया जो होता है ना, में यूरिया के प्रत्येक कण यानी कि ग्रेनुअल में नीम के तेल का लेपन होता है, जो मृदा में यूरिया के घुलने की दर को कम कर देता है, जो मृदा में यूरिया को घुलने की दर को कम कर देता है। भारत सरकार द्वारा कृषि में नीम आलोपित यूरिया यानी कि नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग क्यों किया जाता है? कि देखिए, क्योंकि यूरिया के हर एक दाने यानी कि जो भी है उसमें प्रत्येक में नीम का तेल जो होता है ना, लेपन किया जाता है। तो नीम का तेल क्या करता है? यूरिया को घोलने की दर को क्या करता है? कम कर देता है। इसमें फसलों के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है। इसमें फसलों के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। निम्नलिखित यूरिया की अपेक्षाकृत कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है और फसल उत्पादन भी अधिक होता है। निम्नलिखित यूरिया का संतुलित इस्तेमाल पर्यावरणीय अनुकूलन होता है। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर कौन सा उर्वरक जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होता है? तो यूरिया होता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में घुलनशील होता है। कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो अमोनियम सल्फेट। NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH2 का होल ट्वाइस SO4 होता है। ठीक है। कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है आपका अमोनिया सल्फेट। कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो अमोनिया सल्फेट होता है। ओके। कौन सा नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो कौन सा नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो सुपर फॉस्फेट। कौन सा नाइट्रोजनीय जो होता है ना, नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो है सुपर फॉस्फेट। यह फॉस्फेटिक उर्वरक होता है। सुपर फॉस्फेट क्या है? फॉस्फेटिक उर्वरक होता है। जबकि अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, भास्मिक कैल्शियम नाइट्रेट तथा कैल्शियम साइनाइड, यूरिया आदि नाइट्रोजनीय उर्वरक हैं। ठीक है। तो सुपर फॉस्फेट जो होता है ना, नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। जबकि अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, भास्मिक कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनाइड, यूरिया आदि नाइट्रोजनीय उर्वरक होते हैं। पौधे की खनिज आपूर्ति से संबंधित सही तथ्य। पौधे की खनिज आपूर्ति से संबंधित सही तथ्य। पौधे की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। पौधे की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद से 2 से 3 किलोग्राम फास्फोरस की आपूर्ति होती है। ठीक है। देखिए, पौधे की खनिज आपूर्ति से संबंधित सही तथ्य। पौधे की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता होती है। रासायनिक उर्वरक से फास्फोरस मिलता है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद से 2 से 3 किलोग्राम फास्फोरस की आपूर्ति होती है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस में से कौन सा तत्व उर्वरक में नहीं होता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं होता है। DAP, डाईअमोनियम फॉस्फेट, DAP होता है, डाईअमोनियम फॉस्फेट होता है, डाईअमोनियम फॉस्फेट होता है। DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस और नाइट्रोजन पाया जाती है? तो फास्फोरस जो होता है ना 45%, P2O4 और नाइट्रोजन 18% होता है। ठीक है। DAP में 45% जो होता है ना फास्फोरस होता है। DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस होते हैं? 45% तथा 18% जो होता है ना नाइट्रोजन होता है। NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस तथा पोटेशियम। NPK होता है नाइट्रोजन फास्फोरस तथा पोटेशियम होता है। आपका NPK में उर्वरक का आदर्श अनुपात कितना हो? 3:1:2 होता है। ठीक है। NPK में जो नाइट्रोजन, NP फास्फोरस तथा पोटेशियम 3:1:2 होता है। ठीक है। NPK उर्वरक का आदर्श अनुपात 3:1:2 होता है, 3:1:2 होता है। किसे पूर्ण उर्वरक कहते हैं? तो NPK को जो होता है ना 3:1:2 होता है, तो पूर्ण उर्वरक कहा जाता है। यूरिया हो जाएगा कैम अमोनियम सल्फेट व NPK में से कौन मिश्रित उर्वरक होता है? तो NPK होता है। ठीक है। कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो सोडियम सल्फेट जो होता है ना रासायनिक उर्वरक नहीं है। सोडियम सल्फेट क्या है? तो सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है? तो ह्यूमस का निर्माण जंतुओं अथवा वनस्पतियों के सड़ने गलने से होता है। ठीक है। ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है? तो जंतुओं अथवा वनस्पतियों के सड़ने गलने से ह्यूमस का निर्माण होता है। ठीक है।
उसके बाद में है कि ह्यूमस किसका उदाहरण है, जैविक मृदा कोलाइडो का, जैविक मृदा कोलाइडो का। ह्यूमस किसका उदाहरण है, तो जैविक मृदा कोलाइडो का। हरी खाद के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है, तो सनई। हरी खाद के लिए, हरा खाद के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है, सनई होता है। इसके अलावा ढैंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग, ढैंचा हो जाएगा, ग्वार हो जाएगा, ढैंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग, उड़द तथा जंगली नील आदि हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है। हरी खाद के लिए कौन उपयुक्त है, तो सनई हो जाएगा, सनई। उसके बाद में ढैंचा, सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग, उड़द और जंगली नील। ठीक है। प्रमुख नाइट्रोजन उनके उपयोग तथा प्रभाव। नाइट्रोजन, ठीक है, नत्रजन जो होता है ना आपका, नाइट्रोजन का वृद्धि और विकास। नाइट्रोजन का जो होता है ना पौधे में जो होता है ना वृद्धि और विकास का काम करता है। नाइट्रोजन क्या करता है, वृद्धि और विकास का काम कर जाता है। फास्फोरस जड़ का विकास करता है। फास्फोरस क्या करता है, तो आपका नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन वृद्धि और विकास करता है। नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन जो होता है ना वृद्धि विकास करता है। फास्फोरस जड़ को मजबूत बनाना, जड़ का विकास करता है। पोटेशियम जो होता है ना एस्टोमेटा के खुलने व बंद होने का नियंत्रण करता है। एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रण कौन करता है, पोटेशियम करता है। बोरॉन रोग प्रतिरोधकता को है। उसका नील हरित शैवाल क्या है, धान है। नील हरित शैवाल जो होता है ना धान होता है। राइजोबियम लेगुमिनेस जो होता है ना मटर द्वारा, उसका बोरॉन रोग प्रतिरोधकता। नील हरित शैवाल जो होता है ना धान से मिलता है। राइजोबियम लेगुमिनेस जो होता है ना मटर से। एजोबैक्टर जो होता है ना गेहूं में होता है। एजोबैक्टर गेहूं में, अजोला वायरस धान में होता है। ठीक, अजोला धान में होता है। ठीक है, उपयोग तथा प्रभाव है। नील हरित शैवाल धान में, राइजोबियम जो होता है ना मटर में होता है, लेगुमिनेसेटर। एजोटोबैक्टर गेहूं में, एजोटोबैक्टर जो होता है गेहूं में, अजोला धान में होता है। अजोला किस में होता है, धान में होता है। ओके। पॉलीमर, पॉलीमर क्या होता है, तो बहुलक क्या होते हैं, तो उच्च अनुभार वाले पदार्थ, उच्च अनुभार वाले पदार्थ जो एकलक यानी मोनोमर के अनेक अणुओं के आपस में जुड़ने से बनते हैं। मोनोमर जो होता है ना, जो एकलक के अनेक परमाणु अणुओं से मिलकर के, जो एकलक यानी कि मोनोमर के अनेक अणुओं से मिलकर के जो आपस में जुड़ने से बनता है, उसे बहुलक कहते हैं। या उच्च अनुभार वाला पदार्थ होता है। बहुलक क्या होता है, तो बहुलक जो होता है ना उच्च अनुभार वाला पदार्थ होता है। बहुलीकरण की विशेषताएं, यह एक उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल क्रिया है। ये क्या है, तो बहुलीकरण क्या है, तो बहुलीकरण जो होता है ना एक उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल क्रिया है। रिवर्सिबल क्रिया होती है। बहुलक यौगिक का अनुभार आरंभिक यौगिक के अनुभार का पूर्ण गुणक होता है। ठीक है, बहुलक यौगिक का अनुभार आरंभिक यौगिक के अनुभार का पूर्ण गुणक होता है। यह एक ही प्रकार के अणुओं के परस्पर संयोग से बनता है। बहुलीकरण जो होता है ना, बहुली जो होता है ना, यह एक ही प्रकार के अणुओं के परस्पर संयोग से बनता है। इसमें कार्बन परमाणु नया बंधन नहीं बनाते हैं। बहुलीकरण में कार्बन का परमाणु जो होता है नया बंधन नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसमें जल आदि के छोटे छोटे कण, छोटे छोटे अणु मुक्त नहीं होते हैं। इनमें जल आदि के छोटे छोटे अणु मुक्त नहीं होते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा बहुलीकरण के बारे में, तो बहुलीकरण के बारे में हमने ये पढ़ा कि यह एक उत्क्रमणीय क्रिया होती है। बहुलीक यौगिक का अनुभार आरंभिक यौगिकों के अनुभार का एक पूर्ण गुणक होता है। ये एक ही प्रकार के अणुओं के परस्पर संयोग से बनता है। इनमें कार्बन परमाणु नया बंधन नहीं बनाते हैं। इनमें जल आदि के छोटे छोटे अणु मुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रकृति में से प्राप्त बहुलकों को क्या कहते हैं, तो प्रकृति से जो प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, प्राकृतिक रबड़ इत्यादि। ठीक है, जो प्रकृति से प्राप्त बहुलक है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम प्राकृतिक बहुलक कहेंगे। जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन और प्राकृतिक रबड़। ऊन, रेशम और चमड़ा भी सभी किस प्रकार के बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक हैं। ऊन हो गया, रेशम हो गया और चमड़ा, ऊन, रेशम और चमड़ा सभी किस प्रकार के बहुल है, प्राकृतिक बहुलक है। प्रकृति से प्राप्त बहुलकों को प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, प्राकृतिक रबड़ इत्यादि। घी, स्टार्च, प्रोटीन व रुई में से कौन बहुलक नहीं है, तो घी जो होता है ना बहुलक नहीं है। नायलॉन किस प्रकार का बहुलक है, तो संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक है। नायलॉन क्या है, तो नायलॉन जो होता है ना कृत्रिम या संश्लेषित रबर होता है, संश्लेषित बहुलक होता है। मानव द्वारा निर्मित अन्य संश्लेषित बहुलक में टेफ्लॉन है, बेकेलाइट और टेरिलीन। टेफ्लॉन, बेकेलाइट और टेरिलीन है। संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक कौन है, तो नायलॉन किस प्रकार का बहुलक है, संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक है। तो मानव निर्मित अन्य बहुलक जो होता है ना संश्लेषित बहुलक टेफ्लॉन, बेकेलाइट तथा टेरिलीन। ओके, आगे देखते हैं।
आगे बहुलक से संबंधित सही तथ्य, टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक हैं। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन क्या है, यह बहुलक है। कौन बहुलक है, कृत्रिम बहुलक है। नियोप्रीन क्या है, तो नियोप्रीन एक संश्लेषित रबड़ होता है। नियोप्रीन क्या होता है, संश्लेषित रबड़ होता है। टेफ्लॉन और डेक्रोन बहुलक है। नियोप्रीन और संश्लेषित क्या होता है, नियोप्रीन क्या होता है, तो संश्लेषित रबड़ होता है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन क्या है, तो पॉलीएथिलीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, नियोप्रीन एक संश्लेषित रबड़ है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है तथा टेफ्लॉन तथा डेक्रोन ये बहुलक हैं। ओके, उसके बाद में कह रहा है कि प्लास्टिक किसे कहते हैं। प्लास्टिक किसे कहते हैं, तो कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि इथिलीन, प्रोपिलीन इत्यादि के बहुलीकरण की क्रिया के पश्चात जो उच्च बहुलक बनते हैं उसे ही प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एथिलीन और प्रोपिलीन इत्यादि के बहुलीकरण की क्रिया के पश्चात कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एथिलीन और प्रोपिलीन इत्यादि के बहुलीकरण की क्रिया के पश्चात जो उच्च बहुलक बनते हैं उसे ही प्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, प्लास्टिक के प्रकार, एक प्राकृतिक प्लास्टिक होता है, गर्म किए जाने पर मुलायम और ठंडा किए जाने पर कठोर हो जाता है। उदाहरण है लाह। ठीक है, जैसे प्राकृतिक प्लास्टिक क्या होता है, प्राकृतिक प्लास्टिक जो होता है ना, गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, किए जाने पर मुलायम और ठंडा किए जाने पर कठोर हो जाता है, उसे हम प्राकृतिक प्लास्टिक कहेंगे। जैसे कि लाह। कृत्रिम प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, कृत्रिम प्लास्टिक जो होता है ना दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम प्लास्टिक कैसे होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक होते हैं, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक गर्म किए जाने पर मुलायम और ठंडा किए जाने पर कठोर हो जाते हैं, यह गुण इसमें सदैव विद्यमान रहता है। ठीक है, देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, तो थर्मोप्लास्टिक गर्म करेंगे तो आपका मुलायम होगा, जैसे कि आपका कौन होता है, तो प्राकृतिक प्लास्टिक होता है, वैसे ही थर्मोप्लास्टिक होता है। तो और कठोर ठंडा करने पर हो जाता है। उदाहरण के लिए पॉलीएथिलीन हो गया, उसके बाद में पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी हो गया, और पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन तथा टेफ्लॉन। ठीक है, तो हमने थर्मोप्लास्टिक जो देखा, तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है ना उसमें एक पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, उसमें पॉलीएथिलीन होता है, टेफ्लॉन होता है तथा पॉलीस्टाइरीन और नायलॉन टेफ्लॉन पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड इत्यादि आते हैं। ठीक है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, तो पहली बार गर्म किए जाने पर मुलायम और ठंडा किए जाने पर कठोर हो जाता है, लेकिन दूसरी बार ये अपने गुण को खो देता है। ठीक है, तो देखिए, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है, पहली बार हम इसे अगर गर्म करेंगे तो मुलायम होगा, ठंडा करेंगे ठंडा, लेकिन दूसरी बार क्या होता है, अपना गुण खो देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए है तो बीटल और बेकेलाइट, बेकेलाइट तथा आपका ग्लिप्टल हो जाएगा, उसके बाद में बीटल हो जाएगा, बीटल तथा बेकेलाइट होता है। ओके, पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो एथाइलिन का बहुलक है। पॉलीथीन जो होता है ना, पॉलीएथिलीन का जो होता है ना, एथाइलिन का बहुलक है। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती है, तो बहुप्रयोग में मैंने बहुत अधिक जो पानी के बोतलें के जो प्लास्टिक है वह होता है पॉलीएथिलीन का बनी होती है, पॉलीथीन की बनी होती है। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती है, पॉलीथीन की बनी होती है। प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो पॉलीएथिलीन गैस होती है। प्लास्टिक में कौन सी गैस होती है, तो प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो पॉलीएथिलीन गैस होती है। ओके, कृत्रिम फर्श बनाने, रेनकोट बनाने, थैला, पर्दा और खिलौने इत्यादि के निर्माण में पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कि जैसे कृत्रिम फर्श बनाया जाता है, कृत्रिम फर्श बनाएंगे रेनकोट बनाने में, थैला बनाने में तथा पर्दा बनाने में, खिलौना बनाने में, पर्दा थैला खिलौना रेनकोट फर्श, कृत्रिम फर्श बनाने में पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टाइरीन व पॉलीथीन में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो नियोप्रीन नहीं है। नियोप्रीन यह क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है, जो एक प्रकार का कृत्रिम रबड़ है। ठीक है, नियोप्रीन क्या है, नियोप्रीन जो होता है ना एक प्रकार का बहुलक होता है। नियोप्रीन क्या हो जाता है, नियोप्रीन एक संश्लेषित रबड़ है, क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। ठीक है, यह एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। टेफ्लॉन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीथीन हो गया, थर्मोप्लास्टिक है, लेकिन नियोप्रीन नहीं होता है। वहीं बेकेलाइट क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। नियोप्रीन एक क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। क्लोरोप्रीन का जो एक प्रकार का कृत्रिम रबड़ होता है। ठीक है, उसके बाद में बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में
किसका प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का, पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में किसका प्रयोग करेंगे? तो उसे पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में, पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ वस्त्र या जैकेट बनाने में पॉलीपैराफिनिलीन टेरेप्थोलेमाइड यानी कि पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग किया। यह एक सिंथेटिक फाइबर है जिसका ब्रांड नाम केवलर है। जिसका ब्रांड नाम क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। पॉलीएमाइड क्या होता है? तो पॉलीएमाइड जो होता है ना, पॉलीकार्बोनेट से बुलेट प्रूफ खिड़की बनाया जाता है, तथा पॉलीपैराफेनिलीन टेरेप्थोलेमाइड पैराफेनिलीन टेरेप्थोलेमाइड। ये पॉलीएमाइड जो होता है ना, पॉलीएमाइड बहुलक का होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं पॉलीएमाइड बहुलक का, जिसका जो होता है ना पॉलीपैराफेनिलीन टेरेप्थोलेमाइड होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका ब्रांड नाम क्या है? केवलर होता है। ब्रांड नाम क्या है? केवलर है। लैमिनेटेड यानी कि पटलित कांच का उपयोग किसके निर्माण में होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट में लैमिनेटेड कांच का उपयोग, जो पटलित कांच है, लैमिनेटेड कांच का उपयोग इसके निर्माण में होता है बुलेट प्रूफ जैकेट में। किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेटों के निर्माण में? केवलर तथा लेक्सान होते हैं, ठीक है। केवलर और लेक्सान का। किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है? केवलर और लेक्सान, ठीक है। उसके बाद में है ग्लिप्टॉल क्या है? तो ग्लिप्टॉल एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। ग्लिप्टॉल में तन्यता नहीं होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। इसमें क्या होती है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ग्लिप्टॉल क्या होता है? तो ग्लिप्टॉल एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। ग्लिप्टॉल क्या होता है? ग्लिप्टॉल, बीटल तथा बेकेलाइट, ये सब क्या है? थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। ग्लिप्टॉल क्या है? तो एक प्रकार का थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। तो ग्लिप्टॉल में तन्यता नहीं होती है, ठीक है। तन्यता इसमें नहीं होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। तो ग्लिप्टॉल का प्रयोग किसमें करें? पेंट बनाने में। टेफ्लॉन क्या है? एक फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन जो होता है ना, एक फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन क्या है? एक फ्लोरोकार्बन होता है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीट्रेटा फ्लोरोइथाइलिन, PTEE। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीट्रेटा फ्लोरोइथाइलिन, ठीक है। टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो नॉन स्टिक बर्तन में, ठीक है। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। वह बहुलक जो बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में होता है, यह कहा कहलाता है? टेफ्लॉन कहलाता है, जो नहीं चिपकता है। बर्तनों के चमकीला बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का। चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य ऑक्साइड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सिलियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। जिंक, एल्युमिनियम, बेरियम और सोडियम। जिंक, एल्युमिनियम, देखिए बर्तनों के चमकीला बनाने में किसका प्रयोग करेंगे? जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। जिंक के अलावा जो होता है एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, बेरियम ऑक्साइड होता है, सोडियम, एल्युमिनियम, बेरियम, सोडियम ऑक्साइड तथा सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। बेकेलाइट की खोज किसने किया है? तो बेकेलाइट की खोज लियो बैकलैंड ने किया है। बेकेलाइट कैसा है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेकेलाइट। बेकेलाइट का रासायनिक नाम क्या है? पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकोल एनहाइड्राइड, C6H6O CH2O का होलेन, ठीक है। तो देखिए बेकेलाइट की खोज किसने किया है? तो लियो बैकलैंड ने किया है। बेकेलाइट की खोज किसने किया? तो बैकलैंड ने किया, लियो बैकलैंड ने किया है आपका बेकेलाइट की खोज, ठीक है। बेकेलाइट कैसा प्लास्टिक है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट का रासायनिक नाम क्या है? पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड यानी C6H6O CH2O का होलेन। बेकेलाइट का निर्माण किन संगठकों द्वारा होता है? तो फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। बेकेलाइट का निर्माण जो होता है ना किन संगठकों के द्वारा होता है? तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन अभिक्रिया द्वारा। बेकेलाइट का निर्माण किन संगठकों द्वारा होता है? तो बेकेलाइट का निर्माण जो होता है ना फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन अभिक्रिया द्वारा होता है। फिनॉल का उपयोग किसके निर्माण से होता है? तो बेकेलाइट के। फिनॉल का उपयोग किसके निर्माण से होता है? तो बेकेलाइट,
फिनॉल का उपयोग किसके निर्माण में होता है? तो बेकेलाइट में। बेकेलाइट होते हैं एक प्रकार का रोधक यानी कि इंसुलेटर। बेकेलाइट क्या होता है? तो बेकेलाइट एक प्रकार का इंसुलेटर होता है। बेकेलाइट क्या होता है? तो बेकेलाइट जो होता है ना, ये एक प्रकार का इंसुलेटर होता है। उसके बाद में हम रबड़ के बारे में देखें। प्राकृतिक रबड़ की प्राप्ति होती है हिबिया नामक वृक्ष के दूध से। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो प्राकृतिक रबड़ की प्राप्ति हमें हिबिया नामक वृक्ष के दूध से होती है। ठीक है, हिबिया नामक वृक्ष के दूध से प्राकृतिक रबड़ की प्राप्ति होती है। रबड़ के दूध को क्या कहते हैं? तो लेटेक्स कहेंगे, लेटेक्स। ठीक है, तो हिबिया नामक वृक्ष के दूध से हिबिया, ठीक है, रबड़ के दूध को लेटेक्स कहेंगे। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का होता है। आइसोप्रीन का रासायनिक सूत्र जो होता है ना, C5H8, C5H8। ठीक है, आइसोप्रीन, ठीक है, आइसोप्रीन किसका बहुलक है? इस आइसोप्रीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C5H8 या CH2 बराबर CH3CH बराबर CH2। ठीक है, तो आइसोप्रीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C5H8। संश्लेषित रबड़ की खोज किसने किया है? तो हैरिस ने किया है। मैथ्यूस तथा हैरिस ने किया। संश्लेषित रबड़ की खोज किसने किया है? तो संश्लेषित रबड़ की खोज मैथ्यूस तथा हैरिस ने किया है। मैथ्यूस तथा हैरिस ने। संश्लेषित रबड़ की खोज किसने किया है? तो मैथ्यूस तथा हैरिस ने किया है। संश्लेषित रबड़ किसका बहुलक है? क्लोरोप्रीन अथवा आइसोब्यूटाइलिन का। ठीक है, संश्लेषित रबड़ किसका बहुलक है? तो क्लोरोप्रीन अथवा आइसोब्यूटाइलिन का। आइसोब्यूटाइलिन या क्लोरोप्रीन या आइसोब्यूटाइलाइन। क्लोरोप्रीन अथवा आइसोब्यूटाइलाइन का संश्लेषित रबड़ का उदाहरण है। संश्लेषित रबड़ किसका बहुलक है? तो क्लोरोप्रीन या आइसोब्यूटाइलाइन का। ओके, उसके बाद में प्रमुख संश्लेषित रबड़। प्रमुख संश्लेषित में एक बुना एन। ठीक है, प्रमुख संश्लेषित रबड़ में जो होता है ना, संश्लेषित रबड़ किसका बहुलक होता है? तो क्लोरोप्रीन अथवा आइसोब्यूटाइलाइन का होता है। संश्लेषित रबड़ की खोज किसने? मैथ्यू तथा हैरिस ने किया था। प्रमुख संश्लेषित रबड़ है बुना एस। तो उसके बाद में पॉलीस्टाइरिन, बुना एन, पॉलीस्टाइरिन, ड्यूप्रीन, नियोप्रीन और थायोकोल। ड्यूप्रीन, पॉलीस्टाइरिन, ड्यूप्रीन, नियोप्रीन तथा थायोकोल है। कौन है? थायोकोल हो जाएगा। उसके बाद में रेशे के बारे में देखेंगे। ठीक है, कपास, सन, जूट, ऊन आदि किस प्रकार के रेशे हैं? तो प्राकृतिक रेशे हैं। कपास हो गया, सन, जूट, ऊन, ये सब प्राकृतिक रेशे हैं। नायलॉन, रियोन, पॉलिएस्टर, कार्बन फाइबर आदि किस प्रकार के रेशे हैं? तो नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, कार्बन फाइबर ये सब संश्लेषित रेशे हैं। मानव द्वारा संश्लेषित किया जाने वाला पहला रेशा नायलॉन है। ठीक है, मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा नायलॉन है। नायलॉन किस श्रेणी के संश्लेषित है? तो पॉलीएमाइड श्रेणी का। नायलॉन किस श्रेणी का संश्लेषित रेशा है? तो पॉलीएमाइड। ठीक है, नायलॉन धागा किसका बना होता है? तो पॉलीएमाइड पॉलीमर का। पॉलीएमाइड पॉलीमर का। नायलॉन धागा किसका बना होता है? तो पॉलीएमाइड पॉलीमर का बना होता है। नायलॉन किस श्रेणी के संश्लेषित रेशा है? तो पॉलीएमाइड श्रेणी का। ओके, नायलॉन रेशे के प्रकार व उनके प्रयोग। ठीक है, नायलॉन 6 रस्सी और टायर के निर्माण में नायलॉन 6 का प्रयोग किया जाता है। नायलॉन 6 जो होता है, नायलॉन 6 का प्रयोग किसमें करते हैं? तो नायलॉन 6 जो होता है ना, रस्सी और टायर के निर्माण में, टायर के निर्माण में नायलॉन 6 का प्रयोग किया जाता है। नायलॉन 6.6 यानी कि PA 66, नायलॉन 6.6 PA 66 ब्रश, कपड़ा, गलीचे, चादर आदि के निर्माण में, ब्रश में, कपड़ा में, चादर में या गलीचे में। ठीक है, तो नायलॉन 6 का प्रयोग करेंगे किसमें? तो इसके रस्सी में नायलॉन 6 होता है, रस्सी और टायर में। सर रस्सी और टायर के निर्माण में नायलॉन 6.6 या PS 66 यानी कि PS 66। इसका ब्रश में करेंगे, कपड़ा में करेंगे, गलीचे या चादरें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में कौन सा रेशा आपका बायोडिग्रेडेबल है? तो नायलॉन 3 या नायलॉन 6। कौन सा रेशा जो होता है ना जैव क्षरणीय है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल है। कौन सा नायलॉन जो होता है ना बायोडिग्रेडेबल है यानी कि जैव क्षरणीय है? नायलॉन 3 या नायलॉन 6। नायलॉन 3 या नायलॉन 6। नायलॉन 6 के निर्माण में किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? तो कैप्रोलेक्टस का। नायलॉन 6 के निर्माण में किस कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है? तो नायलॉन 6 के निर्माण में किस कच्चे माल का प्रयोग करेंगे? तो कैप्रोलेक्टस का प्रयोग करते हैं, कैप्रोलेक्टस का। प्रमुख बहुलक और उसके अनुप्रयोग। पॉलीथीन का प्रयोग जो होता है ना,
थैलिया में, पॉलीथीन का प्रयोग हम थैलिया बनाने में, ट्यूब बनाने में, पैकिंग सामग्री बनाने में करते हैं। ठीक है, पॉलीथीन का निर्माण हम थैलिया में, ट्यूब में या पैकिंग सामग्री में। टेफ्लॉन जो होता है नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। पीवीसी केबल के निर्माण में, जो तार का केबल होता है उसे पीवीसी होता है। उसके बाद में है नायलॉन। नायलॉन जो होता है ना वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है, नायलॉन का वस्त्र आता है। टेरिलीन जो होता है ना भी वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। नियोप्रीन एक संश्लेषित रबड़ है। नियोप्रीन क्या है? एक संश्लेषित रबड़ है। केवलार, केवलार जो होता है ना बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में केवलार का प्रयोग किया जाता है। बैकेलाइट बिजली के सामानों में, बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है बिजली के सामान बनाने में। मेलेमाइन क्या होता है? बिजली के सामान बनाने में, मेलेमाइन भी बिजली के सामान में। बैकेलाइट और मेलेमाइन, ठीक है, बैकेलाइट बिजली के सामान में और मेलेमाइन भी बिजली के सामान बनाने में उपयोग किया जाता है। उसके बाद में रेयान, सूत में मिश्रित करके कपड़ा, ऊन व कालीन बनाने में। सूत में मिश्रित करके कपड़ा बनाता है जाता है, ऊन और कालीन बनाने में रेयॉन का प्रयोग। रेयॉन जो होता है ना सूत के साथ जो होता है ना, सूत में मिश्रित करके कपड़ा बनाते हैं रेयॉन, उसके बाद में ऊन व कालीन बनाने में। पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन क्या है? तो मछली पकड़ने के जाल, रस्सियाँ व वाहनों की गद्दियों के कवर और बाल्टी फर्नीचर में पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन जो होता है ना, पॉलीप्रोपिलीन जो पॉलीमर्स है यानी बहुलक है, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन। तो इसका जो मछली के जाल जो होता है, मछली पकड़ने के लिए जाल, उसके बाद में रस्सियों और वाहनों के गद्दियों के कवर में, व रस्सियों में चाहे वाहन के जो गद्दी के कवर या बाल्टी फर्नीचर जो होता है ना, पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीयूथीरीन, यूरीथीन, पॉलीयूरीथीन का प्रयोग करते हैं फोम के रूप में। पॉलीयूरीथीन जो होता है ना, पॉलीयूरीथीन क्या होता है? तो फोम बनाने में पॉलीयूरीथीन का प्रयोग किया जाता है फोम बनाने में। आपका सेल्यूलाइड, टेनिस गेंद के निर्माण में सेल्यूलाइड, टेनिस की गेंदें बनाई जाती है सेल्यूलाइड से, सेल्यूलाइड से टेनिस की गेंदें बनाई जाती हैं। उसके बाद में है पॉलीकार्बोनेट, यानी कि बुलेट प्रूफ सेफ्टी ग्लास, दूध की बोतल, बुलेट प्रूफ सेफ्टी ग्लास, बुलेट प्रूफ सेफ्टी ग्लास। उसके बाद में दूध की बोतलें, ये सब जो होता है ना पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। पॉलीमेथिल मेथेक्रिलेट, पॉलीमेथिल मेथेएक्रिलेट जो होता है ना, पॉलीमेथिल मेथेएक्रिलेट, पॉलीमेथिल मेथेएक्रिलेट वाहनों के हेडलाइट के शीशा, कैमरे के लेंस और कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो पॉलीमेथिल मेथेएक्रिलेट जो होता है ना, पॉलीमेथिल मेथेएक्रिलेट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो वाहनों के हेडलाइट के शीशा में, उसके बाद में कैमरे के लेंस में और कॉन्टैक्ट के लेंस के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं कि रेयान, रेयान किसे कहा जाता है? तो सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को सेल्यूलोज की प्राप्ति कागज या कास्ट की लुगदी से होता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयान कहते हैं। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयान कहा जाता है। सेल्यूलोज की प्राप्ति कागज या कास्ट की लुगदी से होती है। हाइड्रोक्सिल या कार्बोक्सिल, ठीक है, हाइड्रोक्सिल OH होता है, कार्बोक्सिल COOH के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कौन सा समूह बनता है? तो एस्टर समूह बनता है, इसे पॉलीएस्टर भी कहा जाता है। तो OH और COOH के मध्य जो होता है ना अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर बनता है। ठीक है, उसके बाद में है कि रेयान, लिनन, जूट व नायलॉन में से कौन गैर सेल्यूलोजी रेशा का उदाहरण है? तो गैर सेल्यूलोजी है नायलॉन। गैर सेल्यूलोजी कौन है? नायलॉन होता है। नायलॉन जो होता है ना गैर सेल्यूलोजी होता है। फाइब्रोइन, फाइब्रोइन हो गया। उसके बाद में लेक्सान, नियोप्रीन और टेफ्लॉन में से कौन कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो फाइब्रोइन नहीं है, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो अविलेय प्रोटीन होते हैं। ठीक है, फाइब्रोइन, लेक्सान, नियोप्रीन और टेफ्लॉन में से कौन कृत्रिम पदार्थ है? ये सब कृत्रिम टेफ्लॉन, नियोप्रीन और लेक्सान हो गया, लेकिन आपका फाइब्रोइन नहीं है, अब यह एक प्रोटीन है अविलेय। सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन और PVC में से कौन बहुलक जैव निर्मित नहीं है? तो PVC जैव निर्मित नहीं है तो PVC होता है। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ, डायनामाइट, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने 1863 में किया था। ठीक है, डायनामाइट की खोज जो होता है ना किसने किया था? तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने 1863 ईस्वी में किया था। डायनामाइट के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, TNT, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का डायनामाइट के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का, यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का जो एक रंगहीन तैलीय द्रव है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में है कि किस विस्फोटक को नोबल तेल कहा जाता है? तो TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को एक नोबल तेल के नाम से जाना जाता है। किस विस्फोटक को नोबल तेल कहा जाता है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को
को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट। ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में है कि आधुनिक डायनामाइट विस्फोट में TNG की जगह किसका, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, आधुनिक डायनामाइट विस्फोट में TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन की जगह जो होता है ना, सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाने लगा है। TNT विस्फोट का पूर्ण रूप क्या है? TNT विस्फोट का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्राइनाइट्रोटॉल TNG था, पहले क्या था? तो हमने पढ़ रहे थे TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। अब TNT विस्फोटक का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ट्राइनाइट्रोटोल्यून होता है। किस विस्फोटक का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो TNT यानी कि ट्राइनाइट्रो आपका टोल्यून का। पिक्रिक अम्ल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल का। पिक्रिक अम्ल किसे कहा जाता है? ट्राइनाइट्रो को कहते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनॉल को कहते हैं। ठीक है, पिक्रिक अम्ल जो होता है ना, पिक्रिक अम्ल किस विस्फोटक को कहा जाता है? तो TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल को जो होता है ना पिक्रिक कहते हैं। बारूद के मुख्य रूप से क्या सम्मिलित होता है बारूद में? तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, KNO3। तो बारूद में मुख्य रूप से क्या सम्मिलित होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म उसको ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। उसके बाद में ट्राइनाइट्रोटॉल्बिन और पोटेशियम क्लोरेट में से कौन विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है। यह एक सूक्ष्म जीव रोधी व कीटनाशी होता है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो होता है ना, यह एक आपका विस्फोटक पदार्थ नहीं है, बल्कि ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन ट्राइनाइट्रोटेबलॉन जो होता है ना, ट्राइनाइट्रोटॉल्बिन और पोटेशियम क्लोरेट एक आपका क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। RDX की खोज किसने किया था? RDX की खोज जो होता है ना, फ्रेडरिक हैनिंग ने 1899 में किया था। RDX की खोज जो होता है ना, फ्रेडरिक हैनिंग ने 1899 में किया था। फ्रेडरिक हैनिंग जो होता है ना, 1899 में किया था। RDX का पूर्ण नाम होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। ठीक है, एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है। RDX का रासायनिक नाम क्या है? तो साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइल। ठीक है, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइल C3H6N6O6 होता है। साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइल। ओके, उसके बाद में किसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है? तो RDX को जो होता है ना, हम क्या कहते हैं? तो प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। RDX होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव को हम एक प्लास्टिक विस्फोट भी कहते हैं। इसमें पॉलीब्यूटाइन एक्रिलिक अम्ल या पॉलीयूरेथीन को मिला करके प्लास्टिक ब्रॉन्डेड एक्सप्लोसिव बनाया जाता है। ठीक है, इसमें पॉलीब्यूटाइन एक्रिलिक अम्ल या पॉलीयूरेथेन को मिला करके प्लास्टिक ब्रॉन्डेड एक्सप्लोसिव बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में है कि किस विस्फोटक को C4 के नाम से जाना जाता है? तो C4 के नाम से RDX को जाना जाता है। C4 के नाम से कैसे जाना जाता है? RDX को जाना जाता है। विभिन्न राष्ट्रों में RDX के विभिन्न विनाम। USA में साइक्लोनाइट, USA में क्या नाम रखा गया है? तो USA में जो होता है ना साइक्लोनाइट रखा गया है। RDX का नाम USA का क्या है? साइक्लोनाइट है। जर्मनी का हेक्सोजन है। इटली में T4 है। इटली में टीफोन है। ठीक है, तो हेक्सोजन साइक्लोनाइट, हेक्सोजन कहाँ का है? जर्मनी का हेक्सोजन। T4 इटली का, USA का साइक्लोनाइट और हेक्सोजन जो होता है ना जर्मनी का है। ठीक है, उसके बाद RDX में तापमान व आग की गति को बढ़ाने के लिए किस चूर्ण का मिलाया जाता है? एल्युमिनियम चूर्ण का मिलाया जाता है। RDX में तापमान व आग की गति को, RDX में अगर तापमान और आग की गति को बढ़ाने के लिए क्या मिलाएंगे? एल्युमिनियम चूर्ण बनाएंगे। कौन से मिश्रण खादों में विस्फोटक के कारण बनते हैं? तो मीथेन के साथ वायु के मिश्रण। कौन से मिश्रण खदानों में विस्फोटक के कारण बनते हैं? तो मीथेन के साथ अगर वायु का मिश्रण हो जाए तो विस्फोट हो जाएगा। खाद्य संरक्षण एवं पोषण। ठीक है, खाद्य वस्तुओं के परीक्षण में किस पदार्थ का प्रयोग किया था? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है ना NaC7H5O2, NaC7H5O2। ठीक है,
तो खाद्य पदार्थों में के परिरक्षण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो खाद्य वस्तुओं के परिरक्षण में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद में है कि फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किसका प्रयोग? तो सोडियम बेंजोएट का। यह एक बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण है। बेंजोइक अम्ल का क्या है? सोडियम लवण है। फलों के रसों को सुरक्षित क्या? सोडियम बेंजोएट का। ठीक है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैली में किस वातावरण में संकलित किया जाता है? नाइट्रोजनी वातावरण में। ठीक है। जो आलू का चिप्स है वह प्लास्टिक के थैले में किस वातावरण में संकलित किया जाता है? तो नाइट्रोजनी वातावरण में। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। नाइट्रोजन गैस क्या होता है? तो ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है, जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकता है। प्रशीतक खाद्य परीक्षण में कैसा मदद करता है? प्रशीतक खाद्य परिरक्षण में कैसे मदद करता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है। ठीक है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है। घरेलू प्रशीतक में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रीऑन का। घरेलू जो प्रशीतक होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। इसे डाइफ्लोरोमीथेन कहा जाता है। डाइफ्लोरोमीथेन कहा जाता है। ठीक है। फ्रीऑन को डाइफ्लोरोमीथेन कहा जाएगा। घरेलू प्रशीतक में फ्रीऑन। कच्ची चीनी को रंगहीन यानी रंगविहीन करने के लिए किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो एनिमल चारकोल का। कच्चा चीनी को कच्चा चीनी को रंगविहीन करने के लिए किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है 38.2%। शहद का प्रमुख घटक में फ्रुक्टोज कितना है? 38.2% है। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज 31.3%, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज 1.3%, माल्टोज 7% और जल 17.2%। ठीक है। तो शहद का प्रमुख है फ्रुक्टोज 38%। उसके बाद फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, उसके बाद में सुक्रोज। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज पानी यानी कि जल और माल्टोज होता है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो फ्रुक्टोज है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन होती है? तो फ्रुक्टोज होती है। एस्पार्टम क्या है? तो एक कृत्रिम मधुरक है। एस्पार्टम क्या है? तो एस्पार्टम जो होता है ना, एक कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज या सामान्य चीनी की तुलना में लगभग 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। जो चीनी की अपेक्षा जो होता है ना, सामान्य जो चीनी का तुलना में सुक्रोज या सामान्य चीनी की तुलना में 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है आपका एस्पार्टम। यह कृत्रिम मधुरक है। अतः थोड़े से एस्पार्टम में बने भोजन पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा एस्पार्टम से बना भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। ठीक है। एस्पार्टम। उसके बाद में है कि सैकरीन क्या है? एक कृत्रिम मधुरक है। सैकरीन और एस्पार्टम दोनों एक कृत्रिम मधुरक है। ठीक है। सैकरीन का रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो ऑर्थोसल्फा बेंजामाइड C7H5NO3S। ये चीनी से 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है। तो देखिए एस्पार्टम 200 गुना होगा। ठीक है। 200 गुना ज़्यादा और 550 गुना ज़्यादा मीठा जो होता है ना आपका सैकरीन होता है। सैकरीन जो होता है ना आपका 550 गुना होता है। सैकरीन जो होता है ना, सैकरीन का रासायनिक समीकरण होता है ऑर्थोसल्फा बेंजामाइड C7H5NO3S। ओके। सुक्रोज से संबंधित सही तथ्य। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप यानी कि इन्वर्ट शुगर अधिक मधुर होते हैं। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा जो होता है ना, इन्वर्ट शुगर अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा जो इन्वर्ट शुगर को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से क्या मिलेगा? तो प्रतीप शर्करा मिलता है। ठीक है। उसके बाद में हम औषधिया के बारे में देखेंगे यानी कि एनेस्थेटिक्स यानी कि निश्चेतक। औषधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विलियम मोर्टन ने किया था 1846 में। निश्चेतक यानी कि एनेस्थेटिक औषधि का यानी कि बेहोश करने वाली जो औषधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विलियम मोर्टन ने किया था 1846 में। विलियम मोर्टन ने निश्चेतक औषधि के रूप में किसका प्रयोग किया था? तो डाईइथाइल ईथर का। ठीक है। निश्चेतक के रूप में विलियम मोर्टन ने जो होता है ना किसका प्रयोग किया था? डाईइथाइल जो डाईइथाइल ईथर का। क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था? जेम्स सैम्पसन ने 1847 में। ठीक है। जेम्स सैम्पसन ने। ठीक है। मोर्टन के एक साल बाद जो होता है ना क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो जेम्स सैम्पसन ने 1847 में। जेम्स सैम्पसन ने। कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड।
कौन एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है? तो कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड होता है। ठीक है। पहली एंटीबायोटिक औषधि के पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में किया था। पहली एंटीबायोटिक औषधि यानी कि पेंसिलिन, पहली एंटीबायोटिक औषधि कौन था? तो पेंसिलिन। इसकी खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में किया था। प्राचीन काल में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक यानी कि औषधि में के रूप में किया जाता था? तो प्राचीन काल में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में होता था? तो सिरका तथा सिडार के तेल का, सिरका और सिडार के तेल का किसका किया जाता था? तो एंटीसेप्टिक यानी सर्जरी जो होता था उसमें सिरका और सिडार का। प्राचीन काल में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में किया जाता? सिरका और सिडार के तेल का, सिरका और सिडार के तेल का। प्रमुख औषधियाँ निश्चेतक के रूप में यानी कि बेहोश करने वाली औषधियाँ हैं, सल्फोनल है, क्लोरोप्रोपेन है, डाइजीपाम, ब्रोनल, कोकीन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। तो प्रमुख निश्चेतक औषधियाँ कौन है? तो प्रमुख निश्चेतक औषधियाँ में सल्फोनल है, कौन है? सल्फोनल, क्लोरोप्रोपेन, नाइट्रस ऑक्साइड जो है निश्चेतक है। और उसके बाद डाइजीपाम, बेरोनल और कोकीन, बेरोनल, डाइजीपाम, क्लोरोप्रोपेन, सल्फोनल और नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद में है कि प्रमुख एंटीबायोटिक औषधियाँ टेट्रासाइक्लिन, सेल्फोस्प्रिन, सेफ्लोस्प्रिन्स। उसके बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, सेल्फोस्प्रिन्स, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि। प्रमुख एंटीसेप्टिक औषधियाँ आयोडीन, प्रमुख एंटीसेप्टिक औषधियाँ आयोडीन हो जाएगा। उसके बाद में हाइपोक्लोरस अम्ल हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, फिनॉल, हेक्साक्लोरोफिन। उसके बाद में फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इत्यादि। ठीक है। प्रमुख एंटीसेप्टिक औषधियाँ जो होती हैं ना, प्रमुख एंटीसेप्टिक औषधियाँ जो होते हैं ना, आयोडीन, हाइपोक्लोरस अम्ल, इथाइल अल्कोहल, फिनॉल, हेक्साक्लोरोफिन, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इत्यादि। ठीक है। उसके बाद में है प्रमुख एंटीपायरेटिक्स औषधियाँ, क्रोसिन, पैरासीटामोल। उसके बाद में प्रमुख एंटीपायरेटिक जो होता है, एंटीपायरेटिक में पैरासीटामोल, क्रोसिन, फेनासिटीन और पायरोमिडीन। किरोसिन, पैरासीटामोल, फेनासिटीन, पायरोमिडीन। प्रमुख सल्फा औषधियाँ में होता है ना, सल्फापिरिडीन और सल्फाथायोजाल। ठीक है। तो सल्फा औषधियाँ में आता है सल्फाडाइजिन, सल्फापिरिडीन और सल्फाथायोजाल इत्यादि। ठीक है। उस एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक्स है। एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक्स है। एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन जो होता है ना, एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक्स है। इसका उपयोग शरीर दर्द, बुखार उतारने में किया जाता है। एस्पिरिन जो होता है ना एंटीपायरेटिक्स है। पायरेटिक्स यानी पारा, यह जो होता है ना दर्द बुखार उतारने में किया जाता है। एस्पिरिन की प्राप्ति कहाँ से होती है? वृक्ष से, बिल्लो के पेड़ की छाल से एस्पिरिन प्राप्त किया जाता है। ठीक है। एस्पिरिन जो होता है ना यह वृक्ष से मिलता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? यह जो है बुखार और दर्द को उतारने में होता है, एंटीपायरेटिक्स है। और एस्पिरिन जो होता है ना बिल्लो के पेड़ की छाल से मिलता है। एस्पिरिन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सल्फर ड्रग के प्रमुख घटक सल्फर और नाइट्रोजन है। सल्फर ड्रग जो होता है ना, सल्फर और नाइट्रोजन। सल्फर ड्रग के प्रमुख घटक कौन के तत्व कौन है? सल्फर और नाइट्रोजन है। ठीक है। उसके बाद में है कि पहली सल्फा औषधि कौन सी थी? तो सल्फानिलमाइड थी। पहली सल्फा औषधि कौन सी थी? तो सल्फानिलमाइड थी। सल्फानिलमाइड कौन सी गैस रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संबंध यानी कि अनुत्क्रमणीय संबंध बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस रक्त में के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संबंध बनाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, CO। उसके बाद में लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है? तो यूजिनोल। लौंग के तेल यानी क्लोव्स के ऑयल यानी कि लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या होता है? तो यूजिनोल होता है। यह प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक होता है। तो लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या होता है? तो यूजिनोल होता है। ठीक है। साबुन और अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं? तो साबुन। कार्बोक्सिलिक सोडियम और पोटेशियम के लवण को सोडियम युक्त कार्बन
सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं? तो साबुन कहते हैं। सोडियम युक्त साबुन कठोर व पोटेशियम युक्त साबुन मुलायम होता है। सोडियम युक्त साबुन क्या होगा? सोडियम जिसमें मिला होगा वह कठोर होता है तथा पोटेशियम युक्त साबुन क्या होता है? वह मुलायम होता है। रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है? तो बसीय अम्ल का। रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है? तो बसीय अम्ल का, फैटी अम्ल का है। साबुन का निर्माण कैसे होता है? जंतु चर्बी या वनस्पति तेलों से। साबुन का निर्माण कैसे होता है? तो जंतु के चर्बी या वनस्पति के तेलों से होता है। वनस्पति तेलों या आपका जंतु चर्बी या वनस्पति तेल से होता है साबुन का निर्माण। साबुन का उत्पादन कैसे होता है? तो ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया से। ठीक है, साबुन का उत्पादन कैसे होता है? तो ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया से होता है। साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है? RCOONA। ठीक है, साबुन का एक सह उत्पाद क्या है? ग्लिसरीन है। साबुन का एक सह उत्पाद क्या है? साबुन का उत्पाद कैसे होता है? ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया कराने पर साबुन का एक सह उत्पाद क्या है? ग्लिसरीन है। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण किन मिश्रणों के कारण पाया जाता है? तो बिथियोनॉल के कारण। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण किस मिश्रणों के कारण पाया जाता है? तो बिथियोनॉल के कारण। ठीक है, सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो सामान्यतः जो होता है साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। कपड़ों में लगे तेल या ग्रीस को साबुन किस प्रक्रिया द्वारा विलग करता है? तो पाइसीकरण प्रक्रिया द्वारा, इमल्सिफिकेशन द्वारा। कपड़ों पर लगे तेल या ग्रीस को साबुन किस प्रक्रिया द्वारा विलगन करता है? तो पाइसीकरण द्वारा। ठीक है, उसके बाद में है कि साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है तथा सफाई में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। क्योंकि साबुन जो होता है ना, कठोर जल में सोडियम और मैग्नीशियम जो के लवण है उससे अभिक्रिया करता है। जल की कठोरता की जांच हेतु सामान्यतः साबुन के किस विधि का प्रयोग करेंगे? साबुन की झाग बनाना। जल की कठोरता की जांच हेतु सामान्य विधि कौन सी है? तो साबुन में झाग बनाना। अपमार्जक क्या है? तो शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक जो होता है ना, शोधन अभिकर्ता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण को क्या कहा जाता है? तो अपमार्जक कहते हैं। कार्बोक्सिलिक जो होता है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल में अमोनियम और सल्फोनेट लवण को क्या कहा जाता है? तो अपमार्जक कहा जाता है। ठीक है, कपड़े धोने के अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट के चूर्ण को मिश्रित किए जाते हैं क्योंकि चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। देखिए, कपड़े धोने के अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट, कपड़ा धोने के अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट के चूर्ण को मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि चूर्ण शुष्क रहे, चूर्ण क्या है? शुष्क रहे तथा चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। ठीक है, अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है कि अपमार्जक से संबंधित सही तथ्य। अपमार्जक जो होता है ना, मैले कपड़े से सफलतापूर्वक तेल और गंदगी निकाल देता है। अपमार्जक क्या करता है कि अपमार्जक जो होता है ना, मैल कपड़े से सफलतापूर्वक तेल और गंदगी निकाल देता है क्योंकि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव घटा देता है। अपमार्जक क्या करता है? जल का पृष्ठ तनाव घटा देता है। अब हम साबुन और अपमार्जक में अंतर देखेंगे। साबुन कठोर जल से कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन इससे संयोग करके सफ़ेद व चिकना अवक्षेपण बनाते हैं। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जो होता है ना के संयोजन से सफ़ेद और चिकन अवक्षेपण बनाने लगता है। ठीक है, लेकिन अपमार्जक कठोर जल से कपड़ा धोने में काम आता है क्योंकि यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के साथ कोई अविलय अवक्षेपण नहीं बनाता है। ठीक है, यह अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, इसमें कम आर्द्रता गुण होती है। ठीक है, तो साबुन में कम आर्द्रता गुण होती है और साबुन की अपेक्षा अधिक आर्द्रता गुण पाया जाता है अपमार्जक में। किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करती है क्योंकि यह जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, यह प्रदूषण उत्पन्न करती है क्योंकि यह जैव न्यूनीकरणीय नहीं है। ठीक है, तो अपमार्जक क्या होता है? प्रदूषण जो होता है ना, जैव न्यूनीकरणीय नहीं, प्रदूषण उत्पन्न करता है, साबुन नहीं करता है। ओके,
इन्हें बनाने के लिए कच्चा माल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ठीक है, साबुन बनाने के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेट्रोलियम से। इन्हें बनाने के लिए कच्चा माल वनस्पति तेल से, अपमार्जक वनस्पति तेल से कच्चा माल, और पेट्रोलियम से बनता है साबुन। डिटर्जेंट किसे कहते हैं? साबुन रहित साबुन को डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? साबुन रहित सोप को कहते हैं, यानी कि सोपलेस सोप को। डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? साबुन रहित साबुन को। डिटर्जेंट पाउडर कौन सा प्रमुख रसायन है? तो सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, इसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन होता है? Na2CO3 होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट होता है। कपड़े साफ करने हेतु किस डिटर्जेंट का प्रयोग होता है? सल्फोनेट डिटर्जेंट का। कपड़े साफ करने हेतु किस डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है? तो कपड़ा के साफ करने हेतु सल्फोनेट डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सिंथेटिक प्रक्षालक कैसे तैयार किया जाता है? पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, आपका कृत्रिम जो होता है ना, कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक प्रक्षालक कैसे तैयार किया जाता है? तो पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से। पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से। कृत्रिम प्रक्षालन से संबंधित सही तथ्य। ठीक है, कृत्रिम प्रक्षालन कठोर जल से अधिक झाग बना सकता है। कृत्रिम प्रक्षालक जो होता है ना, कृत्रिम प्रक्षालक जो होता है ना, पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनता है। कृत्रिम प्रक्षालक क्या होता है? कठोर जल से अधिक झाग बना सकता है। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम मैग्नीशियम में घुलनशील लौन बनाते हैं। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम में घुलनशील लौन बनाता है। निर्जल धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग की खोज सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्ट जोली ने किया था। जीन बैप्टिस्ट जोली ने। निर्जन जो होता है, निर्जन धुलाई, ड्राई क्लीनिंग जो होता है ना, इसकी खोज जीन बैप्टिस्ट जोली ने किया था। निर्जन धुलाई के में किन रसायनों का उपयोग किया जाता है? बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राइक्लोरोएथिलीन का। ठीक है, ट्राइक्लोरोएथिलीन का। समझे? इसमें क्या कह रहा है कि निर्जलन धुलाई जो होता है, निर्जल धुलाई ड्राई क्लीनिंग में किस रसायनों का प्रयोग किया जाता है? तो निर्जन ड्राई क्लीनिंग में आपका बेंजीन का, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ट्राइक्लोरोएथिलीन का। कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन तथा ट्राई आपका क्लोरोएथिलीन का। शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो शुष्क धुलाई में जो होता है ना, ड्राई क्लीनिंग में किसका उपयोग होता है? तो पेट्रोल, बेंजीन तथा अल्कोहल का। पेट्रोल, बेंजीन तथा एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। शुष्क धुलाई में आपका पेट्रोल, बेंजीन तथा एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। आज का सेशन यहीं तक।